यह आत्मा एक हलचल भरा शहर है जहां लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन तभी शहर पर एक परमाणु हमला होता है जिससे शहर में सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह आत्मा के लिए विनाश का दिन है और ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत हो गया है, लेकिन आगे क्या होता है यह बाद की कहानी है। उस परमाणु बम से 3 साल पहले कोई था जो जानता था कि एक तबाही आने वाली है, इसलिए उस व्यक्ति ने पहले से ही दुनिया के अंत की तैयारी शुरू कर दी थी। जो कुछ भी आने वाला था उससे बचने की योजना बना रहा था, क्योंकि राक्षसों ने पृथ्वी को तबाह करना शुरू कर दिया था। वह जानता था कि एक अपरिवर्तनीय अंत होने वाला था क्षितिज, और यह उस समय हर जगह आम बातचीत का विषय था। हालांकि केवल 2 समूह वास्तव में संकट के लिए तैयार थे। एक अति धनवान अभिजात वर्ग, इतना अमीर कि वे जो चाहे खरीद सकते थे, हमेशा अपने आराम पर ध्यान केंद्रित करते थे। दूसरी ओर ऐसे लोग थे जिनके पास केवल सीमित मात्रा में नकदी, इसलिए उनकी मुख्य रणनीति जीवित रहने के तरीके के बारे में ज्ञान इकट्ठा करना था। और इस कहानी में हमारा नायक पार्क क्यू निश्चित रूप से बाद वाले समूह का हिस्सा है, इसलिए सबसे पहले उसने अपना सब कुछ बेच दिया और डव सबसे पहले जीवित रहने के मार्गदर्शकों में लग गया। जैसे कि वे नवीनतम द्विघातुमान शो थे, पहली चीज जो उसने समझी वह यह थी कि अपने आश्रय के लिए सही स्थान कैसे चुना जाए। बहुत सिर खुजलाने और मानचित्र को टटोलने के बाद उसने अपना मार्कर उठाया और एक स्थान पर प्रकाश डाला जो उसके बंकर अब पार्क के लिए बिल्कुल सही लग रहा था। उसके सपनों के बंकर स्थान के लिए उसके पास कुछ जरूरी चीजें थीं। उसे इतनी कम आबादी वाली जगह पर होना था कि भटके हुए पर्यटकों का युंड भी उसे ठोकर न मार सके, लेकिन फिर भी उसे शहर के काफी करीब होना जरूरी था ताकि उसे ऐसा महसूस न हो वह चंद्रमा पर रह रहा था। इसे आपात स्थिति के मामले में भी रक्षात्मक होना था। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारक उसका बटुआ था, जिसमें उसके नकदी प्रवाह के साथ प्राइम रियल एस्टेट पर नदी के बजाय एक छोटी सी धारा बह रही थी, इसलिए वह सवाल से बाहर था। अंत में रचनात्मक होना पड़ा और सीमित बजट पर टिके रहना पड़ा। पार्की क्यू ने सियोल के उपनगरीय इलाके में एयरफोर्स बेस के पास एक एकांत जंगल को चुना। उसने एक जमीन खरीदी जो एक क्रोधी बुरे किसान के भूखंड के बगल में थी, और इस कंजूस बुरे व्यक्ति को इस नाम से जाना गया मिस्टर किम ने अपने स्थान के चयन के साथ पार्की को एक निर्माण दल को काम पर रखा, जो ईमानदारी से कहें तो वास्तविक श्रमिकों की तुलना में स्ट्रीट वाइज मिसफिट्स के एक गिरोह की तरह लग रहा था। फिर भी पार्की ने काम के लिए सभी उपकरण इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की और इन लोगों से वादा किया कि वे पहले काम में उनकी मदद करेंगे। हम उनके काम में शामिल होने को लेकर रोमांचित नहीं थे, लेकिन कुछ ड्रिंक पार्टियों और कुछ अच्छे स्वभाव के मेलजोल के बाद वे एक दूसरे के साथ हो गए। योजना पूरी होने के लिए तैयार थी, या इसलिए पार्की ने सोचा कि यह तब तक है जब तक मिस्टर किम ने भूमिका निभाने का फैसला नहीं कर लिया। पड़ोस के ग्रंप ने गंदगी फैलाने और शोर मचाने के लिए चालक दल को डांटा और यहाँ तक कि यह सवाल करने का साहस भी किया कि क्या हमारे लड़के पार्क के पास निर्माण शुरू करने के लिए उचित परमिट थे। पार्की को पता नहीं था कि श्री किम का सौदा क्या था, लेकिन फिर भी वह निर्माण कार्य में लगा रहा। दुर्भाग्य से बूढ़ा आदमी उनकी योजनाओं पर एक जिद्दी गति बाधा की तरह था। कुछ निर्माण श्रमिक बुरे आदमी को बलपूर्वक बाहर ले जाना चाहते थे, लेकिन पार्की ने उन्हें अपने जेट को ठंडा करने के लिए कहा। उन्होंने सोचा कि अगर चीजें खराब हुई तो वह खुद श्री किम को संभाल लेंगे। पार्की का धैर्य जवाब दे रहा था। तभी एक दिन टहलते हुए उसने देखा कि शहर के कुछ दिलचस्प लोग मिस्टर किम को परेशान कर रहे थे। यह पता चला कि मिस्टर किम का बेटा परेशान था क्योंकि उसके पिता ने अपनी बेटी को अमूल्य जमीन दे दी थी। बेटा इतना पागल हो गया था कि उसके मुंह से लगभग झाग निकल रहा था। उसने अपने बूढ़े आदमी पर बेकार जमीन बेचने के लिए चिल्लाया और यहाँ तक कि उसे थोड़ा थप्पड़ मारने की भी कोशिश की। तभी पार्की ने कदम रखा और लालची बेटे पर ऐसी नजर डाली कि उसका पारा चढ़ सकता था, और सूरज ने फैसला किया कि यह जल्दी से बाहर निकलने का एक अच्छा समय है। कुछ और धमकियों के बाद वह हमारे लड़के और श्री किम को चीजों को समझने के लिए छोड़कर अपनी कार में तेजी से चला गया। उसके बाद वे दोनों बातचीत के लिए बैठ गए। उनकी बातचीत के दौरान हमें पता चला कि हमारे लड़के के माता पिता की पहले ही एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। पार्क ने बुए व्यक्ति को सलाह दी कि वह अपनी जमीन बेच दे, यह उसके लिए अकेले प्रबंधित करने के लिए बहुत अधिक है। लेकिन किम एक पल के लिए चुप रहा और फिर खुलासा किया कि उसने अपनी बेटी को जो जमीन दी थी वह भी बेकार मानी जाती है। जैसे कि पार्क जिस प्लॉट पर काम कर रहा है, लेकिन नीति के अनुसार इसके ठीक सामने एक 10 लेन की सड़क बनाई जा रही है, और जहाँ तक इस जमीन की बात है तो वह अपनी वर्तमान जमीन को बेच नहीं सकता क्योंकि इसमें उसके किसी प्रिय व्यक्ति की विशेष यादें हैं और वह उन यादों को खत्म नहीं होने देना चाहता। उसके बाद वह चला जाता है और किसी कारण से वह हमारे लड़के के निर्माण में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। दिन बीतते हैं और जैसे ही मौसम बदलता है, आपदा का दिन आ जाता है जो आत्मा को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित करता है। यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों के पार्क में भी विस्फोट से सावधान हो गया क्योंकि गगनभेदी दहाड़ ने आकाश को भर दिया और विलंबित हवाई हमले के सायरन ने दुनिया के अंत की घोषणा की। पार्क को एहसास हुआ कि दुःस्वप्न अब एक वास्तविकता है, क्योंकि वह पूरी तरह से सांस रोककर अपने बंकर की ओर भागता है। श्री किम उसके पीछे भागते हुए आते हैं और हमारे लड़के से विनती करता है कि वह उसके बेटे का पता लगाने में मदद करें जो सोल पार्क में फंसा हुआ है। उसने पहले ही अपने लैपटॉप पर समाचार की जांच कर ली है और उसे श्री किम को विनाशकारी समाचार बताना है। उसका बेटा पहले ही जा चुका है। श्री किम फॉल्स चुप है और अनिश्चित है कि आगे क्या करे। पार्की उसे बताता है कि जल्द ही एक और हमला होने की संभावना है और उसे बंकर में शरण लेने का आग्रह करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी बस अपना सिर हिलाता है और कहता है कि वह अपना घर नहीं छोड़ रहा है। वह मुड़ता है और आसन आपदा की तैयारी के लिए पार्क छोड़कर चला जाता है। हॉर्न एक बार बजता है फिर से और बंकर पार्क के अंदर बिना किसी चेतावनी के शहर में तबाही मच जाती है। वांगू की नाम के एक कार्यकर्ता का फोन आता है, लेकिन जैसे ही वह अपना कंप्यूटर चालू करता है वह बाहर एक आदमी को हाथ में तेज कुल्हाड़ी के साथ देखता है। पार्क के श्रमिकों में से एक के साथ था। ऐसा प्रतीत होता है कि आदमी पार्की के खिलाफ लड़ते हुए बंकर में घुसने की कोशिश कर रहा है ताकि वह उस पर अपना दावा कर सके। फिर हमें यह भी पता चलता है कि श्री किम ने आपदा आने से पहले ही अपनी जान ले ली। दूसरी ओर अपने आश्रय की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर पार्क अपनी कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और निपटने के लिए तैयार हो जाता है।
अपने दरवाजे पर घुसपैठिए के साथ वह जानता है कि जो कोई भी इस सर्वनाश से बच गया वह अब एक संभावित दुश्मन है। इससे पहले कि हम पार्क और उसके बिन बुलाए दुश्मन के बीच टकराव देखें, दृश्य अतीत में बदल जाता है। जब पार्क अभी भी अपना बंकर तैयार कर रहा था, एक दिन पार्की मिस्टर के साथ शिकार करने जाता है। किम ने अपने लक्ष्य को मार गिराने के बाद उस बुरे आदमी को विशेष बलों में अपने दिनों और अपनी निशानेबाजी के लिए मिली प्रशंसाओं के बारे में गर्व से बताया। तभी हमारे लड़के को पता चला कि यह बूढ़ा आदमी रक्षा बलों का हिस्सा हुआ करता था और उसके पास जो शिकार राइफल थी वह कर सकता था सर्वनाश में बहुत उपयोगी हो, लेकिन वह जानता है कि यह पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि उसकी नजर पास के वायुसेना बेस पर है। आप देख सकते हैं कि इस बेस पर कोरियाई और अमेरिकी दोनों सैनिक तैनात है, जिनमें शिकारी भी शामिल है जो बड़े राक्षसों को मारने में माहिर है। भंडारित हथियारों का खजाना जो सर्वनाश से बचने के लिए एकदम सही है। इसलिए पार्की के दिमाग में एक सरल योजना है। एक बार परमाणु हमला होने के बाद वह कुछ सुरक्षात्मक कपड़े पहन लेगा और वायुसेना बेस से आपूर्ति और हथियार लूट लेगा। लेकिन इससे पहले कि वह जा सके, इस योजना के साथ आगे उसकी मुलाकात वांगू किम से होती है, जो उसके बंकर बनाने में मदद करने वाले श्रमिकों में से एक है। वांगू हमारे लड़के को बेचने की पेशकश करता है। कुछ बंदूकें निकलती है। वांगू चीनी माफिया में एक गैंगस्टर हुआ करता था। उसने माफिया जीवन छोड़ दिया और कुछ ईमानदारी से कमाने के लिए कोरिया आ गया। एक मजदूर के रूप में पैसा वांगू ने खुलासा किया कि राक्षसों के हमलों के कारण कई लोग मारे गए थे और आजकल बहुत से लोग आश्रयों के निर्माण पर पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि पार्की ने पहले से ही अपना बंकर तैयार कर लिया है। वह जानता है कि हथियार उसके भविष्य की पहेली का आखिरी हिस्सा है। सुरक्षा पार्की इस पर विचार करती है और अंततः अपने लिए कुछ बुरे लड़कों को खरीदने का फैसला करती है। जब लेनदेन का दिन आया तो हमें पता चला कि पार्की ने वांगू की जांच के लिए एक निजी जांच फर्म को काम पर रखा था। यह पता चला कि वांगू किसी गिरोह का हिस्सा नहीं था जिसके साथ वह था शंघाई ट्रायड्स, और वह सामान लाने के लिए अपने पुराने कनेक्शन का उपयोग कर रहा है। गैंगस्टर आखिरकार दिखाई देता है और पार्की को कहता है कि जब तक उसका दल सामान लेकर आता है तब तक वह इंतजार करता रहे। वांगू ने खुलासा किया कि उसकी एक बेटी है जो अभी 7 साल की हुई है। वह यह स्वीकार करते हुए हंसता है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसे अपनी संकटमोचक श्रृंखला कहां से मिलती है और वह काफी मुट्ठी भर है। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, डिलीवरी ट्रक आता है। एक आदमी हथियारों का एक बॉक्स उतारता है और हमारा लड़का देखता है कि उन्हें 3 प्रकार की 56 असॉल्ट राइफलें मिली है। 7.62 की 300 राउंड बारूद और 3 पत्रिकाएं। पार्की राइफलों में से एक को पकड़ लेता है और तुरंत समझ जाता है कि ये असली सौदा है। गुणवत्ता शीर्ष पायदान पर है। बस उसे आगे आने वाली हर चीज के लिए तैयार रहने की जरूरत है। डिलीवरी वाले ट्रक में वापस आते हैं और वांगू चीनी भाषा में कुछ बुदबुदाता है। उसका दल जो ठीक पार्की के सिर के ऊपर से उड़ता है। मोटा आदमी फिर हमारे लड़के की ओर मुड़ता है और खौफनाक नजरों से वह पार्की के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह उस बड़े बंकर में अकेला रहेगा जैसा कि वह कहता है। पार्की बता सकता है कि वह ऐसा कर रहा है। कुछ संदिग्ध है, लेकिन हमारा लड़का भयभीत नहीं होता है और बस उत्तर देता है, हाँ, मैं निश्चित रूप से अकेले रहने जा रहा हूँ। फिर वह फैटी से पूछता है कि क्या उसे कोई समस्या है। पार्क को कुछ गड़बड़ का एहसास हो सकता है, इसलिए वह सावधानी से अपने कोट में पहुँचता है और उसे पकड़ लेता है। वह अपने पास जो हथियार रखता है, वह हेफ्टी आदमी से पूछता है कि क्या उसे इससे कोई समस्या है, लेकिन हेफ्टी लड़का यह कहकर हंस देता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिर वह हेफ्टी आदमी से कहता है कि यदि वह चाहे तो बंकर में दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए उसका स्वागत है, क्योंकि वह जानता है कि यह कहाँ है स्थित। वांगू बस यह कहते हुए चलने लगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह काम पूरा होने के बाद वह अपनी बेटी को देखने के लिए चीन जा रहा है और शायद वापस नहीं आएगा। उसने पार्की को आश्वस्त किया कि भुगतान पूरा होने के बाद भी वह बारूद और पत्रिकाएं प्राप्त करेगा। वर्तमान क्षण में वांगू की गति धीमी हो जाती है। जैसे ही हॉर्न बजता है, पार्क को वांगू का फोन आता है। वह बाहर देखता है और देखता है कि फैटी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर बंकर के पास खड़ा है। पार्की को पूरा यकीन है कि परमाणु हमला शुरू होने के साथ वांगू को हथियार और एक जगह की जरूरत है रहने के लिए, जो इस बंकर को उसके लिए एकदम सुरक्षित ठिकाना बनाता है। वह अंततः फैटी का फोन उठाता है और लालची भारी आदमी उसे बताता है कि वह पत्रिकाएं और बारूद लाया है और बाहर इंतजार कर रहा है। यह सुनकर पार्की अपनी कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और आत्मविश्वास से बंकर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ जाता है। चूंकि उसका दुश्मन अकेला आया है, इसलिए हमारे लड़के को लगता है कि जब वे आमने सामने हो तो वह उसे आसानी से संभाल सकता है। वांगू ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और अपनी कुल्हाड़ी से पार्की पर हमला कर दिया, लेकिन मेरा लड़का हमले से बच गया और जवाबी कार्रवाई में अपनी कुल्हाड़ी वापस घुमा दी। वह एक झटका फैटी के गले को सुअर की तरह काटने के लिए काफी था और वांगू के सिर पर दूसरा वार खूनी गंदगी में बदल गया। वांगू पार्की के पैरों को पकड़कर दया की भीख मांगना शुरू कर देता है और उसे जिंदा छोड़ देने की गुहार लगाता है, लेकिन मेरा लड़का स्पष्ट कर देता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अगर उसने अब वांगू को छोड़ भी दिया तो उस आदमी का खून तब तक बहता रहेगा जब तक वह ठंडा नहीं हो जाता। वांगू दीवार पर लिखा देखकर पार्की को उसे खत्म करने के लिए हरी झंडी दे देता है और इस तरह वांगसू का जीवन समाप्त हो जाता है। अचानक वांगू का फोन बजता है। पार्की जल्दी से बैठ जाता है। नीचे फैटी की जेबें खंगाली और फोन निकाला। यह चीन में वांगसू की बेटी का फोन था। उसने उसका संदेश पढ़ा, जहाँ वह अपने पिता से जल्द घर आने के लिए कह रही थी, लेकिन इससे पहले कि पार्की भावनाओं पर ध्यान दे सके, सायरन फिर से बजने लगा और उसके पास समय नहीं था। 29 दिनों तक परमाणु विकिरण के स्तर के छत से पार होने के बाद निरर्थक भावनाओं के कारण पार्की हथियारों की तलाश में वायुसेना बेस की ओर जाता है। जब वह अंदर कदम रखता है तो एक निजी सेना को हथियारों से लैस करने के लिए पर्याप्त मात्रा में हथियारों से वह उड़ जाता है। जैसे ही वह चारों ओर देखता है और जले हुए शवों को देखकर उसे एहसास होता है
कि अगर वांगू इस दिन को देखने के लिए जीवित रहता तो भी वह अपनी बेटी के साथ फिर से जुड़ने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि इस अव्यवस्थित जगह से कोई भी नहीं बच सकता है। अगले दृश्य में पार्की कुछ सीमित सामग्रियों के साथ प्रयास कर रही है। खिलौने बनाने के लिए वह अपने कंप्यूटर पर एक प्रसारण देख रहा है ताकि उसे मार्गदर्शन मिल सके। यह पता चला कि वीडियो युद्ध से पहले का नहीं है, बल्कि विवा एपोकैलिप्स नामक एक ऑनलाइन समुदाय पर अपलोड किया गया था। एक अमीर टेक गाय ने गैलेक्सी लिंक नामक एक उपग्रह नेटवर्क विकसित किया जो जीवित बचे लोगों को अनुमति देता है। जैसे ही वीडियो समाप्त होता है, इंटरनेट पर कनेक्ट और इंटरेक्ट करें। पार्की का खिलौना भेड़ बनाने का प्रयास सफल नहीं हो रहा है और यह उसे परेशान करना शुरू कर रहा है। परमाणु युद्ध शुरू हुए 1 साल हो गया है। परमाणु हथियार और हवाई हमले बंद हो गए हैं, लेकिन अब विभिन्न स्थानों पर राक्षसों की वृद्धि हो रही है और सरकार को यह पता नहीं है कि इसे सामान्य रूप से कैसे संभाला जाए। यह एक दूर के सपने जैसा लगता है और शरणार्थियों की बढ़ती संख्या के साथ बंकरों पर अधिक से अधिक हमले हो रहे हैं। इन बंकरों के मालिक रोजाना ऑफलाइन हो रहे हैं। शरणार्थियों के हमले से सभी ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया और अब कोई भी अपने बंकर के पास किसी को नहीं चाहता। समुदाय की भावना अविश्वास और भय की गंदगी में घुल गई है। पार्की ने डिफेंडर के रूप में जाने जाने वाले एक व्यक्ति को अवरुद्ध करके एक स्मार्ट कदम उठाया। इस व्यक्ति ने हाल ही में अर्जित किया था समुदाय में मानव शिकारी की उपाधि। युद्ध शुरू होने के बाद उसने मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को चेतावनी देने के लिए अपनी क्रूर हत्याओं के सबूत पोस्ट करना शुरू कर दिया। जब पार्क ने अंततः डिफेंडर को अनब्लॉक कर दिया तो उसे पता चला कि यह आदमी एक सीरियल किलर था। लगभग उसी समय पार्की को विनाशकारी समाचार मिला। उसका पसंदीदा उपयोगकर्ता नॉन 337, जो अपने बच्चों के लिए खिलौने बनाने के वीडियो पोस्ट करता था, उसे भी दीर्घकालिक ऑफलाइन उपयोगकर्ताओं की सूची में जोड़ा गया था। सर्वनाश शुरू हुए लगभग 395 दिन हो गए हैं और सर्दी शुरू हो गई है। लोग यह जांचने के लिए पहुंच रहे हैं कि क्या कोई अभी भी जीवित है, लेकिन ऐसा लगता है कि सक्रिय लोगों की तुलना में ऑफलाइन सदस्य अधिक है। अब पार्क धीरे धीरे इस तथ्य को स्वीकार करने लगा है कि कई लोग चले गए हैं और उसने इस संभावना से इस्तीफा दे दिया है कि वह अगला हो सकता है। बाहर स्काउटिंग के दौरान उसने अपने बंकर के पास कुछ लोगों को देखा। चीफ होंग और बंकर बनाने में मदद करने वाले चालक दल रेडर्स में बदल गए हैं और वे अपने पुराने ग्राहक से मिलने आए हैं। ऐसा लगता है कि सेल के बाद यह एक घातक घटना होने जा रही है। सेवा और पार्की इन लोगों को सही भुगतान के साथ संभालने के लिए तैयार है। पार्क दराजों में से एक की ओर जाता है और उसे खोलता है, जिसमें हथियारों और आपूर्ति के भंडार का पता चलता है। सभी विकल्पों में से वह सबसे पारंपरिक हथियारों में से एक को उठाता है और हमलावरों की प्रतीक्षा करता है। अगले दिन का अंधेरा। बाहर के गुंडे कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन वे बंकर के दरवाजे खुले देखकर भ्रमित हो गए। उनमें से एक को संदेह हुआ कि यह एक जाल हो सकता है, इसलिए चीफ होंग ने अपने एक लैकी को 2 लैकी एडवांस की सावधानी पूर्वक जांच करने और जल्द ही बक्सों की खोज करने के लिए कहा। सिगरेट के बारे में लैकी तुरंत रिपोर्ट करता है कि उसे कुछ बुरा लग रहा है। चीफ होंग पूछता है कि क्या वे अंदर किसी सड़ती हुई लाश की गंध महसूस कर सकते हैं। लैकी यह दावा करते हुए चारों ओर सूंघना शुरू कर देता है कि उसे ऐसा कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन चीफ होंग जोर देकर कहते हैं कि वे सावधानी पूर्वक खोज जारी रखें। तभी पार्की वहां से चली जाती है। ऊपर और गुंडों में से एक पर जोरदार लात मारता है, जिससे वह अपने ही साथी से टकरा जाता है। दूसरा गुंडा तेजी से गोलीबारी शुरू कर देता है, लेकिन पार्की तेजी से अपनी भरोसेमंद कुल्हाड़ी फेंकता है और ट्रिगर को सटीक रूप से मारता है। इससे पहले कि शेष ठग प्रतिक्रिया दे सके, पार्की खुश सैनिक के चेहरे पर जोरदार प्रहार करता है। अपने पैरों से एक ठोस स्मैकडाउन करता है, फिर सहानुभूति की भावना के बिना कुल्हाड़ी उठाता है। वह उसे ऊंचा उठाता है और निर्दयता से उसे अपने प्रतिद्वंद्वी पर गिरा देता है। इस बीच चीफ होंग अभी भी बाहर चिल्ला रहा है, यह देखने के लिए कि कोई बंकर में है या नहीं। शोर सुनकर पार्की ने हटने का फैसला किया। बंकर के बाहर दाढ़ी वाला गुंडा अपने साथियों की प्रतिक्रिया न मिलने से चिंतित होकर अंदर जाने का फैसला करता है, लेकिन अंदर जाने से पहले ही चीफ होंग अपने दोस्त से कहता है कि हमारे लड़के को बाहर निकालने के लिए आंसू गैस बम का इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ पार्की नहीं है। चीफ होंग की चतुर रणनीति से आश्चर्यचकित, लेकिन फिर भी चीफ जितना साधन संपन्न हो सकता है, पार्की हमेशा एक कदम आगे रहती है। पार्की ने तुरंत बंकर का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे बाहर के बदमाश हतप्रभ रह गए। चीफ होंग को एहसास हुआ कि आंसू गैस फ्लशिंग की कुंजी हो सकती है। पार्की ने खोज करने का फैसला किया वेंटिलेशन सिस्टम के लिए, चूंकि उसने बंकर बनाने में मदद की थी, इसलिए वह जानता है कि अगर वे छिद्रों के माध्यम से आंसू गैस छोड़ सकते हैं तो यह पार्की के लिए खेल खत्म हो जाएगा। हालांकि पार्की ने इस कदम की आशंका जताई थी। वह अपनी राइफल पकड़ता है और एक छिपे हुए रास्ते की ओर जाता है, एक गुप्त मार्ग जो उसने बनाया था। शुरुआती निर्माण पूरा होने के बाद जैसे ही पार्की दूसरी तरफ से बाहर आता है, वह चुपचाप हंसता है, यह जानते हुए कि ये मूर्ख अनजाने में अपनी मौत के मुंह में चले गए हैं। इस बीच गुंडे बंकर में आंसू गैस के गोले फेंकने में व्यस्त है, लेकिन उन्हें केवल चुप्पी का सामना करना पड़ता है। जैसे ही वे एक और राउंड शुरू करने की तैयारी करते हैं, पार्की ने गोलियों की बौछार कर दी और दाढ़ी वाले गुंडे को एक सटीक सिर पर गोली मारकर घायल कर दिया। अपने दोस्तों को मक्खियों की तरह नीचे गिरते देख चीफ ने तुरंत अपने हाथ उठाए और आत्मसमर्पण कर दिया, इससे पहले कि गोली उसके सिर में छेद कर दे। हमारा लड़का जल्दी से पूछता है कि उनमें से कितने अभी भी आसपास है, और प्रमुख स्वीकार करता है कि वह आखिरी जीवित व्यक्ति है। लेकिन हमारे आदमी को शांत करने के बजाय बस बंदूक की बैरल को प्रमुख के सिर पर दबाता है। मुख
ये उस मोटी बैरल को देखने के बाद घबरा जाता है और जोर देकर कहता है कि वह सच कह रहा है और वह वहाँ है। उसके सहित कुल 5 लोग थे। थोड़ी देर बाद पार्की इस आदमी को अपने दोस्तों के शवों को ट्रक में डालने के लिए कहती है। तभी पार्की को कुछ दिखाई देता है और वह एक भेड़ का खिलौना लेने के लिए ट्रक में पहुंच जाता है। यह शायद किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया गया है जो खिलौने का वीडियो बनाता था। पार्की ऐसा करता था। देखिए, पार्की को यह समझने में देर नहीं लगी कि इन ठगों ने उस खिलौना निर्माता को मार डाला होगा। उसने चीफ को बंदूक से पटक दिया और मांग की कि वह बात करना शुरू कर दे और जल्दी से पूछता है कि गुड़िया के मालिक के साथ क्या हुआ। चीफ इसे टालने की कोशिश करता है। एक गलतफहमी है, लेकिन पार्क बहाने बनाने के मूड में नहीं है। उसने चीफ को फिर से जोरदार थप्पड़ मारा। चीफ बुरी तरह से डर गया और एक गिरे हुए जानवर की तरह बड़बड़ाना शुरू कर दिया और कहा कि उसने किसी को नहीं मारा। वह जोर देकर कहता है कि वहाँ केवल एक ही आदमी था और उन्होंने उसे मारा भी नहीं था। वह पहले ही मार चुका था। जब तक वे पहुंचे तब तक मृत हो चुका था। पार्क ने चीफ को उसे घटनास्थल पर ले जाने के लिए कहा और 30 मिनट की तनावपूर्ण ड्राइव के बाद वे अंततः एक गैर 337 बंकर पर पहुंचे। वहां वह फर्श पर मृत पड़ा था। यह स्पष्ट रूप से डिफेंडर नाम के किसी व्यक्ति का काम था जिसने गोली मारी थी। पार्क के दिमाग में एक नॉन डाउन गूंजता रहता है। उसे पूरा यकीन है कि डिफेंडर इस गड़बड़ी के पीछे है, क्योंकि पार्क शव को देखता है। उसे अपने पीड़ितों के बारे में डिफेंडर के पोस्ट याद आते हैं। वह उस सारी जानकारी का उपयोग यह पता लगाने के लिए करने की योजना बना रहा है कि इन लोगों को कैसे प्रताड़ित किया गया, क्यों उन्हें निशाना बनाया गया और डिफेंडर का उनके प्रति किस तरह का रवैया था। चीफ ने फिर से हाथ उठाकर पूछा कि क्या वह अब जा सकता है, क्योंकि उसने वही किया है जो उसे कहा गया था। लेकिन पार्की ने अपनी बंदूक का निशाना उस पर लगा दिया, जिससे चीफ डर के मारे पीछे हट गया। वह जल्दी से बच्चे पैदा करने के बारे में बड़बड़ाना शुरू कर देता है और कैसे अगर उसे कुछ हो गया तो वे अनाथ हो जाएंगे। लेकिन पार्क ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी हमलावर को जीवित नहीं रहने दे रहा है, खासकर जब से वे जानते हैं कि उसका घर कहाँ है। बच्चों के पार्क के बारे में मुख्य सिसकने वाली कहानी उसे बताती है कि यह सबसे घटिया बहानों में से एक है जो उसने लाखों बार सुना है। इससे पहले भी कई बार वह ट्रिगर खींचता है और रेर में एक और लाश जोड़ता है। महीनों की कठोर सर्दियों के बाद आखिरकार गर्म दिन आते हैं। बंकर में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए ये दिन एक विशेष उपहार होते हैं। आप ईंधन की खपत जैसी चिंताओं को भूल सकते हैं और बस आनंद ले सकते हैं। सूरज की रोशनी हर सांस को स्वर्ग जैसा महसूस कराती है, लेकिन निश्चित रूप से सर्वनाश के बाद की दुनिया में आराम करना अभी भी अपने जोखिमों के साथ आता है। और पार्क में एक ड्रोन को निगरानी करते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। डोंगटन मॉम नाम के एक उपयोगकर्ता के बारे में भी चर्चा है जो सोलो में रहता है। दक्षिणी गोंगी प्रांत की ऊंची इमारत में उसने खुलासा किया कि रेडर्स डोंगटान द्वारा भेजे गए ड्रोन से उस पर नजर रखी जा रही है। मान एक सर्वाइवल जर्नल रखती है जिसमें रेडर की सभी गतिविधियों का दस्तावेजीकरण होता है और चूंकि वह वास्तव में खुद का बचाव नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी पोस्ट स्क्रिप्ट में धमकी देते हुए कहा अगर रेडर्स ने उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो वह पास के डोंगटन क्षेत्र को खत्म करने पर विचार करेगा। इस पोस्ट ने न केवल रेडर्स के बारे में जानकारी साझा की, बल्कि पार्की के लिए आसपास के डोंगटन बचे लोगों और रेडर्स को नाराज कर दिया। यह पोस्ट थोड़ी चिंताजनक थी। आप रेडर्स की रणनीति देखे बदल रहे हैं और उनके फोरम पर खाते हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि जो जानकारी किसी को बचा सकती है वह दूसरों को जोखिम में भी डाल सकती है। उस दिन सभी ने एक कठिन सबक सीखा, यदि आप वापस नहीं लड़ सकते तो आप जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए लोगों ने अपने स्वयं के समुदाय बनाना शुरू कर दिया। तैयार हो जाओ और दुश्मन के खिलाफ अपनी रक्षा करो। पार्की हर किसी के बीच एक विसंगति है। उसके विचार बाकी लोगों से काफी अलग है। उनका अनुमान है कि आप हमलावरों को 1 या 2 बार रोकने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन असली मुद्दा यह है कि मानव स्वार्थी समूह आपको और अधिक बनाते हैं, ध्यान देने योग्य है। और यह सब खत्म हो जाता है जब एक बड़ी ताकत दिखाई देती है तो सशस्त्र संघर्ष अंतिम उपाय होना चाहिए। छिपकर रहना ही वास्तव में मायने रखता है। जिस क्षेत्र को पार्की ने चुना है वह एकदम सही है। यह भूमि का एक उजाड़ टुकड़ा है जहां हमलावरों और भटकने वालों के पास घूमने का कोई कारण नहीं है। यहाँ उत्परिवर्तित जंगली कुत्तों का एक झुंड है जो ज्यादातर लोगों को दूर रखता है। निकटतम शहर क्षेत्र में डर के कारण कोई भी यहाँ पैर रखने की हिम्मत नहीं करेगा। रेडियोधर्मी लाशों की अफवाहें थीं, लेकिन एक उत्तरजीवी ने स्पष्ट रूप से स्नाइपर राइफल का उपयोग करके उनसे निपटा। पार्की को पता है कि कोई दुश्मन बल नहीं है। उदाहरण के लिए इन रेडर्स को ही लीजिए, वे उस पर ड्रोन से नजर रख रहे हैं जबकि वह सूरज की मीठी धूप का आनंद लेते हुए धूप में आराम कर रहा है। लेकिन तभी पार्की अचानक पतली हवा में गायब हो जाता है। रेडर्स को कोई सुराग नहीं मिलता कि वह कहाँ गया, जबकि वे उन्मत्त रूप से खोज रहे थे। जिस क्षेत्र में उन्होंने सैन्य क्षेत्र के पास ड्रोन के फीड पर एक अन्य व्यक्ति को देखा, यह महिला अमेरिकी प्रतीत होती है। हमलावरों में से एक ने उत्साहपूर्वक अपने दोस्तों को बताया कि उन्हें अपना शिकार मिल गया है, लेकिन अराजकता तुरंत फैल जाती है। क्षेत्र में जंगली उत्परिवर्तित कुत्ते हमला करना शुरू कर देते हैं और हमलावर हंगामे में शिकार बन जाते हैं। एक कार में हमलावरों में से एक ने गैस पेडल को जोर से मारा और अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया। अचानक एक लाश उनकी विंडशील्ड पर गिर गई, जिससे उनका दृश्य स्पष्ट हो गया। वे पास के एक प्रकाश खंभे से टकरा गए और प्रभाव के कारण दोनों हमलावर खून से लथपथ हो गए। बाहर का राक्षस मलबे के युग में प्रवेश करता है। यह उनके सिर में से एक को बुरी तरह से काट लेता है। यह सर्वनाश का 458वां दिन है और गंगी प्रांत के हमलावरों के बारे में खबर वायरल हो गई है। यह खबर पहले से ही 1 सप्ताह पुरानी है और यह इसके आसपास थी। टाइम डोंगटन माँ की पोस्ट अभी हर किसी की याददाश्त से धुंधली होने लगी थी। फिर डोंगटन माँ ने फिर से पोस्ट किया और यह हमारे लड़के पार्की के लिए एक वास्तविक आश्चर्य था। पहले उसने सोचा कि यह सिर्फ एक और ध्यान आकर्षित करने वाला स्टंट था। पोस्ट में डोंगटन माँ ने खुलासा किया कि वह वास्तव में खतरे में है। समय के साथ उसने स्वीकार किया कि वह गुआंगो में रहता है, डोंगटान में नहीं, और उसके दरवाजे पर कम से कम 5 लोग हैं।
वह आसपास के किसी भी व्यक्ति से मदद की भीख मांग रहा है और कहता है कि अगर कोई उसे बचाने नहीं आया तो वह पूरी जगह को उड़ा देगा। ज्यादातर लोगों ने यही सोचा था यह सिर्फ एक और ट्रोल पोस्ट था, क्योंकि डोंगटान मा को पहले से ही समुदाय में ध्यान आकर्षित करने वाले के रूप में लेबल किया गया था। जब हमलावरों ने आखिरकार उसके कमरे में तोड़ दिया तो किसी ने भी उसकी याचिका का जवाब नहीं दिया। डोंगटान मा आंसू में थी और अपने शब्द के अनुसार पूरी जगह को उड़ा दिया। धारावाहिक किलर डिफेंडर ने भी गुआंगो के पास एक बड़े विस्फोट के बारे में पोस्ट किया और सोचा कि क्या वह परेशान करने वाली, ध्यान आकर्षित करने वाली डॉन मा इस बार वास्तव में मर गई है। पार्की ने इस पोस्ट को देखा और अनुमान लगाया कि डिफेंडर गुआंगो के आसपास छिपा हो सकता है। उसने इस पर ध्यान दिया, लेकिन उसके पास एक और समस्या भी है, एक सैनिक मम्मी जिन्होंने एक ही गोली में उसके ड्रोन को मार गिराया था। पार्की अपने बंकर के पास के क्षेत्र की जांच करने के लिए बाहर गया। उसे याद आया जब उस स्नाइपर महिला ने केवल एक ही शॉट में हमलावरों में से एक को मार गिराया था। ऐसा लगता है जैसे इस पागल स्नाइपर ने हमारे लड़के के पड़ोस को अपना ठिकाना बना लिया है। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर पार्की को एक पंचर नजर आया जहां छूटी हुई गोली लगी थी। शव और गोली के निशान के बीच की दूरी को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उसने रेडर को भागने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया और ऐसा लगता है जैसे वह जरूरत के मुताबिक गोली चला रही थी, न कि पसंद के कारण। पार्की इस नए पड़ोस का दौरा कर रहा है जहां उसने पहले कभी किसी के साथ बातचीत नहीं की है, क्योंकि वहां की सैनिक महिला के बाल, वर्दी और हथियार उसके अमेरिकी सैनिक होने का संकेत देते हैं। जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने अधिकांश परमाणु हथियारों को रोक दिया, यह दिखाने के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपनी ताकत से परे वास्तव में उनकी अपनी समस्याएं थीं। इसलिए उन्होंने अपने सभी विदेशी सैनिकों को वापस बुला लिया और अपनी मारक क्षमता को फिजर के माध्यम से आने वाले राक्षसों को रोकने पर केंद्रित किया जो आकाश में दिखाई दे रहे थे। पार्की को चिंता थी कि अगर यह सैनिक पुनः प्राप्त करने की कोशिश करेगा, वायुसेना बेस और क्षेत्र की खोज शुरू करें, इससे उसे कुछ गंभीर समस्याएं हो सकती है। वह एक प्रशिक्षित सैनिक के साथ लड़ाई से बचना चाहता है, लेकिन अगर वह आक्रमण करने की कोशिश करती है तो वह अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए तैयार है। वह कभी भी किसी को अपने घर पर खतरा नहीं होने देगा। पार्की ने उस पर रोजाना नजर रखी और उसकी दिनचर्या का पता लगाया। उसने देखा कि बंदूक की आवाजें आमतौर पर हर दिन लगभग उसी समय रुकती है। जैसा कि उसने सोचा कि जब वह सोने जाती है तो यह उसके लिए इमारत के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने का सही समय होता है। बैरिकेडिंग इसलिए अंदर जाने का सबसे शांत रास्ता पड़ोसी इमारत से छलांग लगाने के बाद अगले दरवाजे की इमारत की मध्य मंजिल से घुसपैठ करना है। पार्की खुद को बालकनी से बांध लेता है। अगर उसकी पकड़ फिसल जाती है तो वह एक गोनर है, इसलिए वह गहरी सांस लेता है और छलांग लगाता है और सुरक्षित रूप से उतर जाता है। वह तेजी से अपनी बंदूक निकालता है और इमारत में सावधानी से आगे बढ़ता है। वह आसपास किसी को नहीं देखता है, लेकिन वह सतर्क रहता है क्योंकि वह ऊपर की ओर बढ़ता है। पार्की सावधानी से गेट खोलता है और कंबल के नीचे किसी को देखता है। उसे लगता है कि वह सो रही होगी, लेकिन वह मुड़ जाता है। यह गलत है कि महिला उसके ठीक पीछे खड़ी है और वह तुरंत उसे अंग्रेजी में अपने हथियार नीचे करने के लिए कहती है। पार्की ने यह महसूस करते हुए अपने हाथ उठा दिए कि वह एक कदम आगे थी और उस पर घात लगाने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। उसने उसे फिर से हथियार छोड़ने के लिए याद दिलाया। हथियार पार्की ने उसकी आवाज की आवाज से यह जानकर तुरंत अनुपालन किया कि उसके पास एक लंबी बैरल वाला हथियार होना चाहिए, न कि हैंडगन। जैसे ही वह अपना हथियार गिराता है, वह मुड़ता है और जवाबी कार्रवाई करता है। महिला फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन पार्की ईश्वरीय ऊर्जा के साथ नीचे गिरती है और बैरल को पकड़ लेती है। उसकी बंदूक और गोलियों को विक्षेपित कर देती है, जिससे वे बेतरतीब वस्तुओं से टकराने लगती है। फिर वह अपना घुटना घुमाता है और उसके पैर पर एक क्रूर प्रहार करता है, जिससे उसकी हड्डियां टूट जाती है, जिससे वह दर्द से कराहने लगती है। वह हथियार तक पहुंचने की कोशिश में जमीन पर गिर जाती है, लेकिन पार्की किक मारता है। उसकी जांघों में कठोरता है और वह हिलना बंद करने की मांग करती है। पार्की एक विदेशी के साथ इतना कठोर होने के लिए माफी मांगना नहीं भूलती है, लेकिन वह बताती है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह शुरू में सिर्फ यह पता लगाना चाहती थी कि कितने लोग उसके साथ काम कर रहे थे और फिर चले गए, लेकिन कब उसकी नजर उसके हथियार भंडारण पर पड़ी, उसे एहसास हुआ कि अगर हमलावर इस पर हाथ रख देते हैं तो यह एक बड़ी समस्या होगी। उसने उसे याद दिलाया कि अगर वह जीवित रहना चाहती थी तो उसे कम प्रोफाइल में रहना चाहिए था, लेकिन वह इसे अपने ऊपर ले आई। अचानक महिला किसी के लिए चिल्लाती है रुकने के लिए। जैसे ही पार्क मुड़ता है, उसे एक और लड़की दिखाई देती है जो उस महिला की बेटी लगती है। पार्क के लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि इसमें एक बच्चा भी शामिल है। दूसरी ओर महिला उत्तेजना में अपने दांत पीसती है और तुरंत जवाबी कार्रवाई करती है, जिससे पार्क आश्चर्य से पीछे हट जाता है। जैसे ही महिला अपने पैरों पर बैठती है, पार्की तुरंत अपनी बंदूक से उस पर निशाना साधती है, इससे पहले कि वह कोई कदम उठाती। लेकिन घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में वह उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है और अपनी बेटी को कसकर गले लगाते हुए उसकी ओर बढ़ती है। पार्की को लगभग उम्मीद थी कि वह उस हथियार को पकड़ लेगी और शूटिंग शुरू कर देगी, लेकिन यह पता चला कि वह कोई खून की प्यासी पागल नहीं है। आखिरकार यह स्पष्ट हो गया है कि वह बस हताश और अभिभूत है, एक विदेशी भूमि में फंसी हुई है और अपनी बेटी की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। पार्की ने अपने हाथों से बंदूक को लात मारी और अंग्रेजी में बात करने का फैसला किया और उसे बताया कि वह पास में ही रहता है और यदि वह जीवित रहना चाहती है तो उसे आसपास शूटिंग न करने की सलाह देते हुए ऐसा लगता है कि छोटी लड़की कमोबेश कोरियाई भाषा समझती है, इसलिए वह पार्की के शब्दों का अपनी माँ को अनुवाद करती है। फिर वह पार्की की ओर देखती है और पूछती है कि क्या उसके पास कोई दवा है। महिला अपनी पैंट टांग उठाती है, एक घाव प्रकट करता है और पार्की अंततः समझ जाती है कि उसकी हरकतें इतनी धीमी क्यों थीं। उसने उसे कुछ सूजनरोधी दवाई दी और उसे बताया कि यह दवा उसके क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए मुआवजा है।
महिला दवा को देखती है और कहती है कि उसे भूलने के लिए कुछ मजबूत चाहिए। दर्द होता है, लेकिन पार्क उससे कहता है कि उसके पास यही सब कुछ है और उसे वास्तव में ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। फिर वह लड़की की ओर इशारा करता है और पूछता है कि क्या वह वास्तव में कोरियाई बोल सकती है। उसी दिन से पार्की ने माँ और बेटी को स्किम्ड दूध देना शुरू कर दिया और पिछले कुछ दिनों में रेंडेवस पॉइंट पर दर्द निवारक गोलियां चलने की आवाज काफी बढ़ गई है। एक तरफा गोलीबारी को देखते हुए यह किसी लड़ाई की तरह नहीं लग रहा है, बल्कि जिस तरह से उसने दवाओं के लिए बेताब होकर पार्की से पूछा, उससे गोलियों की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। निश्चित रूप से वह अपने टूटने के बिंदु पर पहुंच गई है। उसे संदेह है कि वे बंदूक के आक्रमणकारियों को दूर रखने के लिए नहीं बल्कि उस पागलपन का संकेत हो सकती है जो वह सहन कर रही है। अचानक पार्की को उस इमारत से प्रकाश की एक चमक दिखाई देती है जहां माँ और बेटी रह रही है। यह मोर्स कोड की तरह लग रहा है और उसने अनुमान लगाया यह मिलने का निमंत्रण है। वह आगे बढ़ता है और जल्द ही उस लड़की को ढूंढता है जो उसे बताती है कि उसकी माँ बीमार पड़ गई है। जब पार्की उसका पीछा करते हुए इमारत तक जाता है तो उसे एक अप्रत्याशित दृश्य दिखाई देता है। महिला ने उस जगह को सभी प्रकार के रूढ़िवादी अमेरिकी सामानों से सजाया है। अपने दर्द से लड़ना चाहती है। उसे इन वस्तुओं में कुछ आराम मिला है। जब पार्की ने उसके घाव की जांच की तो उसे पता चला कि उस पर हमलावरों द्वारा लगातार हमला किया जा रहा था, जिसके कारण वह अपने पैर का ठीक से इलाज नहीं कर पा रही थी। पार्की द्वारा माँ को ठीक करने के बाद उसने और उसकी बेटी को तुरंत गले लगा लिया। एक दूसरे को माँ बताती है कि वह दोस्तों और परिवार के संपर्क में रहना चाहती है, लेकिन घर से इतनी दूर है कि उनके साथ बातचीत के बारे में सोचना भी असंभव लगता है, क्योंकि उसकी बेटी सांत्वना देने की कोशिश करती है और महिला पार्की से पूछती है कि क्या वह मजबूत है, उसे दवाओं की जरूरत है। पार्की चुप रहती है और सोचती है कि वह कैसे एक कमजोर माँ की तरह दिखती है जो अपने बच्चे की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। वह उसे कोई भी दवा देने से साफ तौर पर मना कर देता है और कहता है कि वास्तविकता से भागने से मदद नहीं मिलेगी। इसके बजाय वह उसकी समस्याओं की संख्या को कम करके मदद करने की पेशकश करता है निपटने के लिए, लेकिन उसे उसके कुछ हथियार उधार लेने की आवश्यकता होगी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब भारी बारिश हो रही थी, पार्की ने कार्रवाई करने के लिए इस दिन को चुना। बारिश से दृश्यता कम हो जाती है और ठंडा मौसम लोगों को एक साथ इकट्ठा कर देता है, जिससे उनके लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं। वह उस पर एक नजर डालता है, हमलावरों के हथियार है और देखते हैं कि उनके पास बहुत सारे आरपीजी राउंड और एक संख्यात्मक लाभ है। लेकिन पार्की इस पर जोर नहीं दे रहा है और इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर सके, वह एक आरपीजी मिसाइल दागता है और एक ही शॉट में एक आदमी को मार गिराता है। हमलावरों के बीच दहशत फैल जाती है क्योंकि वे बेतहाशा भागते हुए तितर-बितर हो जाते हैं। पार्की उनके जीवन में अराजकता का फायदा उठाता है और उन्हें एक पागल आदमी की तरह बाएं और दाएं नीचे गोली मारता है, जिससे उनकी एक बार की खुश रात खूनी अराजक गड़बड़ी में बदल जाती है। वह लगातार शूटिंग जारी रखता है जब तक कि अंत में कोई वापस आग नहीं लौटाता। शुक्र है कि गोली उसके पेट को पार कर जाती है, यहाँ तक कि उसे छू भी नहीं पाती है। हमलावर इलाके में गोलियों से बमबारी करना शुरू कर देते हैं। पार्की तुरंत गायब हो जाता है। उन्हें इस बारे में पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं होती है कि वे क्या सोच रहे हैं कि कई लोग उन पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं, जबकि वास्तव में सिर्फ एक व्यक्ति उन्हें अलग कर रहा है। फिर दूसरे सैनिकों को नीचे गिरा देते हैं और कुछ ही देर बाद एक और हमला कर देता है। एक गोली सीधे चेहरे पर लगी। पार्की छाया से बाहर निकलता है और डरे हुए रेडर से कहता है कि हालांकि प्रकाश सुरक्षित लग सकता है, यह वास्तव में अपनी कुल्हाड़ी के साथ हर किसी को एक आसान लक्ष्य बनाता है। वह अंदर जाता है और वह आदमी गिर जाता है क्योंकि वह अपनी मौत को देख रहा होता है। रेडर्स की सफाई करने के बाद पार्की कुल्हाड़ी घुमाता है और उसे जहां भी वह योग्य होता है भेज देता है। पार्की महिला और उसकी बेटी को अपने बंकर में आमंत्रित करता है। जिज्ञासु लड़की पूछती है कि शौचालय के बाहर खुले में क्यों बैठना है, जिससे पार्की थोड़ा क्रोधित हो जाता है, जो बस उसे बताती है अपनी माँ के करीब रहने के लिए। लेकिन लड़की दराजों के आसपास ताकछान करती रहती है और यह वास्तव में पार्की की नसों पर असर करता है। फिर भी एक बार जब वह उसके पैर को ठीक कर देता है तो वह उससे कहता है कि उसने वीडियो निर्देशों का पालन किया है, इसलिए उसे अब जाने के लिए अच्छा होना चाहिए। लेकिन इलाज के बाद भी महिला अभी भी असहज महसूस कर रही है। पार्की बता सकता है कि उसे अभी भी दर्द हो रहा है, जबकि उसने उसके शारीरिक घावों पर पट्टी बांध दी है। टूटे हुए दिल का कोई आसान इलाज नहीं है। तभी उसकी नजर अपने लैपटॉप पर पड़ती है और उसे याद आता है कि एक चीज है जो वह उसे भावनात्मक रूप से ठीक करने में मदद करने के लिए कर सकता है। आप देखिए, वह है, उसे इस सर्वनाश युग का सोशल मीडिया मिला और उसने उसे इसे जांचने के लिए कहा। महिला पूछती है कि यह क्या है और क्या यह बाहरी दुनिया से भी जुड़ा है। पार्की ने बताया कि यह विवाह सर्वनाश अंग्रेजी मंच है और उसे आश्वासन दिया कि यह वास्तव में जुड़ा हुआ है। वह तुरंत टाइप करना शुरू कर देती है और जब उसे जवाब मिलता है तो वह किसी अमेरिकी से बात करते समय खुशी से झूम उठती है। यह उसके लिए एक छोटा लेकिन सार्थक संबंध है। जैसे जैसे समय बीतता है, वे सर्वनाश के बाद दूसरे क्रिसमस पर पहुंचते हैं। एक पूर्व गेम डेवलपर ने एक हिट ट्री डेकोरेटिंग गेम पार्की बनाया है। पेड़ खाली है क्योंकि वह बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन अधिक लोकप्रिय उपयोगकर्ताओं के पेड़ टिप्पणियों और सजावट से सजाए गए हैं। जो पेड़ अब हम देखते हैं वह डिफेंडर का है और टिप्पणियों में हर कोई उसे एक निर्दयी हत्यारा कह रहा है। इसे पार्की के चेहरे पर केवल एक फीकी मुस्कान आती है। अचानक हमें उस छोटी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो वॉकी टॉकी के माध्यम से हमारे लड़के से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। लड़की बताती है कि उसकी माँ रेबेका सो रही है और वह बाद में अमेरिका में लोगों के साथ नए साल की उल्टी गिनती करने के लिए पार्की का लैपटॉप उधार लेना चाहती है। जब रेबेका और सू ने पहली बार मुलाकात की, उन्होंने अपना नाम साझा किया। रेबेका ने अपना और अपनी बेटी सू का परिचय दिया। जब उन्होंने हमारे लड़के से उसका नाम पूछा तो उसने अपना कोरियाई नाम नहीं बताया और उनसे कहा कि वे उसे कंकाल कहें क्योंकि वह उस दिन के बाद से अमेरिकियों द्वारा गलत उच्चारण से बचना चाहता था। सू उसे कंकाल कह रही है,
जब वह उसे क्रिसमस की शुभकामनाएं देती है तो उसे एक गर्म चमक महसूस होती है और वह उसी उत्साह के साथ मेरी क्रिसमस का जवाब देता है और उनकी सुरक्षा की कामना करता है। जैसे ही पार्की अपने खाली पैर को देखता है, सिस्टम घोषणा करता है कि जॉन नाम के किसी व्यक्ति ने एक आभूषण जोड़ा है। यह नाम उसके लिए एक घंटी बजाता है जो उसे आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि उसने इसे दोबारा देखने की उम्मीद नहीं की थी। इससे पहले कि हम इसमें गहराई से उतरें, आइए लगभग 4 साल पीछे चलते हैं, जब हमारे हीरो ने अभी अपना बंकर बनाना शुरू किया था। तब पार्की को डूमसरे के इंटरनेट समुदाय के बारे में पता चला। उत्साही लोग विवा एपोकैलिप्स के नाम से जाने जाते हैं। यह एक समर्पित उपग्रह सर्वर के माध्यम से संचालित होता है जो सर्वनाश के बारे में सभी प्रकार की जानकारी स्वीकार करता है, यहाँ तक कि अवैध सामान भी। दुनिया भर के अज्ञात उपयोगकर्ताओं ने इसे सबसे बड़ा सर्वनाश फोरम बनाने में योगदान दिया है। या पार्की को बताया गया था कि अब उसे इसमें शामिल होने के लिए पैसे खर्च करने का पछतावा है। इस समुदाय में धनारे उपयोगकर्ताओं के एक समूह को चारों ओर पैसा फेंकते देखने के अलावा कुछ भी सार्थक नहीं है। पार्की के समुदाय में शामिल होने का एकमात्र कारण यह था कि वह नहीं जानता था कि अपनी सर्वनाश की तैयारी कहां से शुरू करें, और अब उसे पछतावा है कि उसने उस पैसे को अपने बंकरों में निवेश नहीं किया। जैसे ही वह इधर उधर देख रहा था, किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। यह उपयोगकर्ता नाम जॉन नेनान है और यह पहली बार है जब उसका इस उपयोगकर्ता से सामना हुआ जिसने डमी बंकरों के उपयोग पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। लंबे समय तक जीवित रहने के लिए इन बंकरों के लाभ बहुत बड़े हैं। आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं निगरानी के लिए, अपने मुख्य बंकर के साथ संभावित घुसपैठियों को संलग्न करने के लिए उनका उपयोग करें, और यहाँ तक कि एक बटन के साधारण प्रेस के साथ किसी भी ब्रेकिंग को संभालने के लिए उन्हें C4 के साथ रिग करें। जितना अधिक पार्की जॉन नान के पोस्ट में गोता लगाता है, उतना ही अधिक वह उन्हें उपयोगी पाता है। इस आदमी का अस्तित्व दर्शन शेयर पार्की के अपने विचारों के साथ निकटता से मेल खाते हैं, और यह स्पष्ट है कि नान की सोच और भी अधिक उन्नत है। जॉन नेन के बारे में पार्की की जिज्ञासा चरम पर पहुंच जाती है और वह अपनी पहचान को उजागर करने के लिए गहराई से खोज करता है। उसे पता चलता है कि जॉन नान का उद्भव एक नए सितारे की तरह था जिसने उस समुदाय को प्रज्वलित किया जिसके लिए जाना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी असाधारण अंतर्दृष्टि के बारे में बहुत सारी अटकलें थीं कि वह वास्तव में कौन थे, लेकिन नॉन ने अंततः एक औपचारिक मनोर में जवाब दिया जहां नान ने अपना शिकारी लाइसेंस कार्ड दिखाया। आप इन लोगों के बारे में भी उत्सुक हो सकते हैं जिन्हें हंटर्स के नाम से जाना जाता है। एक दशक पहले फिशर नामक अजीब घटना हुई थी दुनिया भर में। इस खतरे से निपटने के लिए राक्षसों को लाने के लिए सरकार ने शाखाएं स्थापित की और इन विशेषज्ञों को हंटर्स के रूप में जाना जाता था। ऐसा लगता है कि हमारा लड़का भी इस हंटर टीम का हिस्सा था जो उसके असाधारण युद्ध कौशल को बताता है, और क्यों वह सिर्फ कुछ यादृच्छिक नहीं है हाई स्कूल के छात्र। हालांकि यह सिर्फ मेरी अटकलें हैं। आप शीर्ष रैंकिंग वाले शिकारियों की पहचान देखते हैं जिन्हें राज्य रहस्य माना जाता था, और वे जॉन नान के लाइसेंस से गंभीर योग्यता वाले विशिष्ट पेशेवर हैं। पार्की बता सकते हैं कि वह उस शीर्ष स्तर पर नहीं है, लेकिन उनके पदों ने उन्हें विश्वसनीयता अर्जित की है। पेशेवरों की तुलना में ज्ञान के भंडार नेनॉन की लोकप्रियता और प्रभाव बढ़ने के साथ साथ उन्होंने कुछ नफरत करने वालों को भी आकर्षित किया जिन्होंने अपने कमजोर प्रयासों के बावजूद उनके पोस्ट को कमजोर करने की कोशिश की। नान की प्रतिष्ठा अप्रत्याशित रूप से बरकरार रही। जॉन नेनन ने ट्रोल्स को जवाब दिया, जिससे पार्की को झटका लगा जब नॉनन ने अपना चेहरा उजागर किया। एक बड़ी प्रतिक्रिया और हर कोई उसके खिलाफ हो गया। यह पता चला कि वह एक डी रैंक हंटर था जो एक शिकारी के लिए सबसे निचली रैंक थी, जो उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण निराशा थी जिन्होंने उसे एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में स्थापित किया था। पार्की समझ नहीं पा रहा है कि जॉन नान को यह खुलासा क्यों करना पड़ा। वह अपना चेहरा गुमनाम रूप से पोस्ट कर सकते थे, लेकिन जॉन यही नहीं रुके। उन्होंने जानकारी साझा करना जारी रखा और यहाँ तक कि मीटअप के दिन एक ऑफलाइन मीटअप भी आयोजित किया। पार्की भी निर्धारित स्थान पर गए जहाँ जॉन नेनन ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ सभी का स्वागत किया और खुलासा किया। उसका असली नाम सेंग होगू है और वह वर्तमान में मीटअप में एक शिकारी के रूप में काम कर रहा है, जिसमें पार्की जॉन नेनान सहित 10 लोग शामिल थे जो आहार पर थे। उन्होंने वेट्रेस को 9 लोगों के लिए भोजन परोसने के लिए कहा। हालांकि वेट्रेस ने जोर देकर कहा कि अगर वह बैठा है तो उसे खाना होगा। इसलिए जब भोजन आया तो उन्होंने 10 सर्विंग के साथ भोजन समाप्त कर दिया। उनके आहार के दावों के बावजूद सभी ने अच्छा समय बिताया। जॉन नेनन ने ऐसे खाया और पिया जैसे कि उन्होंने कई दिनों से उचित भोजन नहीं किया हो। अधिक समय नहीं हुआ था कि वृद्ध और अमीर उपस्थित लोग चले गए, निराश चेहरों के साथ, संभवतः व्यावसायिकता की कमी के कारण। जैसे ही पार्की वहां बैठता है, गोरा यह कहते हुए बात करना शुरू कर देता है कि जल्द ही युद्ध होने वाला है और चीन द्वारा इसे शुरू करने की संभावना है। वह समझाता है कि इस समय दुनिया को संभालने के लिए बहुत सारे फिशर हैं, बहुत सारे आंतरिक संघर्ष है। उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि यह नियंत्रण से बाहर है। ऐसा लगता है कि हमारा लड़का यह सुनकर बिल्कुल निराश है, क्योंकि जॉन नेनान ने जो जानकारी साझा की थी वह कुछ ऐसी थी जिसे लोग समझ सकते थे, भले ही वे शिकारी न हो। और यह लगभग था गोरे से आधे साल पीछे रहने के बाद उसने सभी से अपना परिचय देने को कहा। पार्की ने अपना परिचय कंकाल के रूप में दिया। जब गोरी ने बंकर निर्माण पर पार्की की प्रगति के बारे में पूछा तो हमारे लड़के ने बताया कि वह कुछ परेशानी में फंस गया है और उसे ईंधन स्थापित करने के लिए एक भरोसेमंद कंपनी मिलना मुश्किल हो रहा है। टैंक गोरा यह कहते हुए सहमत है कि यह सच है और किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ढूंढना कठिन है। वह स्वीकार करता है कि वह किसी के बारे में अपने सिर के ऊपर से नहीं सोच सकता है। पार्की को उम्मीद नहीं थी कि वह अपने कौशल और कनेक्शन की कमी को देखते हुए किसी को भी जान पाएगा, लेकिन पार्की हैरान है जब सुनहरे बालों वाले ने उसे इसमें मदद करने की पेशकश की तो जे ने आत्मविश्वास से घोषणा की कि यदि वह कुछ कॉल करता है तो वह ईंधन टैंक के मुद्दे पर मदद करने के लिए किसी को ढूंढ सकता है। उसने तुरंत एक नंबर डायल किया और अपने बॉस के पास पहुंचा और पूछा कि क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो काम करता है
ईंधन टैंकों के साथ निश्चित रूप से पार्क ने खुद को अपने बंकर में ईंधन टैंकों के साथ स्थापित पाया। भयानक पहली धारणा के बावजूद जॉन की अप्रत्याशित मदद के लिए धन्यवाद। पार्क यह देखकर आश्चर्यचकित था कि जॉन एक काफी उपयोगी व्यक्ति था। सर्वनाश शुरू होने से पहले केवल 401 दिन बचे थे। जॉन की ऑफलाइन मुलाकातें पिछले मीटअप पार्क में लगभग 90 लोगों ने भाग लिया था, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, बातचीत कम प्रासंगिक होती गई। इसलिए पार्क ने भाग लेना बंद करने का फैसला किया। हालांकि जॉन पार्क को एक निजी बातचीत के लिए एक तरफ ले गया, इससे पहले कि हमारा लड़का बहुत प्रयास के बाद गोरा हो जाता। अंत में उससे पूछा गया कि क्या आप एक शिकारी है। उसने बताया कि उसने हमारे लड़के को पहले कहीं देखा था और उत्सुक था कि क्या वह एक शिकारी हो सकता है। पहले तो पार्की ने सवाल के इर्द गिर्द नाचने का फैसला किया, लेकिन आखिरकार जॉन नेनान के रूप में उसने पुष्टि की कि वह एक शिकारी है। यह सुनकर वह बिना कुछ कहे गायब हो जाता है। भीड़ जॉन के चारों ओर इकट्ठा होने लगती है और उसे याद दिलाती है कि पत्रकार भी उसका साक्षात्कार लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वे उसे रिपोर्टर शो में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरी भीड़ जॉन को अपने साथ अंदर धकेल देती है। पार्की जॉन को गायब होते हुए देखती है भीड़ के साथ, और यह आखिरी बार है जब वह उसे व्यक्तिगत रूप से देखेगा। उसके बाद जॉन की लोकप्रियता बढ़ गई। वह एक प्रलय के विशेषज्ञ के रूप में शो में एक बड़ा सौदा बन गया, और यहाँ तक कि प्रलय के दिन की तैयारी के लिए अपनी खुद की परामर्श एजेंसी भी शुरू की। विवाह सर्वनाश उसकी सफलता की कुंजी थी, और वह समुदाय में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए और कई लोग उनके साथ गुरु की तरह व्यवहार करने लगे। ओवेन नेन की प्रसिद्धि उनकी बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद समस्याओं के अपने सेट के साथ आई। उन्हें फोरम के आर्मचेयर जासूसों और साइबर विशेषज्ञों से गहन जांच का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनकी पृष्ठभूमि की जांच की और उन पर आरोप लगाए। यूरो बोर्ड से साहित्यिक चोरी के परिणाम स्वरूप जॉन का सावधानी से बनाया गया व्यक्तित्व बिखर गया, और वह जल्द ही समुदाय के भीतर एक अछूत व्यक्ति बन गया। एक बार प्रशंसित व्यक्ति ग्रे से गिर गया। उसकी प्रतिष्ठा उन लोगों द्वारा नष्ट कर दी गई जिन्होंने जॉन द्वारा लगाए गए आरोपों से लड़ने के बजाय एक बार उसका सम्मान किया था। संक्षिप्त लेकिन कुख्यात उत्तर, जो चिरायु सर्वनाश समुदाय के भीतर सच्चे पतित कलह उपयोगकर्ता फैशन में प्रसिद्ध हो जाएगा। उसने बस आपकी माँ के साथ उत्तर दिया, और इस तरह प्रसिद्ध जॉन नेनान का दुखद अंत हुआ। अब हम वर्तमान में वापस आ गए हैं, जहाँ हमारा आदमी है वह अभी भी अपने क्रिसमस ट्री को देख रहा है। परमाणु हमले के बाद से जॉन नोलन के खिलाफ सभी आरोप कम हो गए हैं, लेकिन वह अभी भी उत्सुक है कि जॉन उसके साथ जुड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है। वह सोचता है कि क्या कोई धोखेबाज हो सकता है, लेकिन अभी भी एक मौका है कि यह असली हो सकता है। जॉन नेनान यह पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है, वह पूर्व गेम डेवलपर्स में से एक के पास पहुंचे, जो हैकर बन गया, और उसने पूछा कि क्या वह उस व्यक्ति पर कुछ प्रकाश डाल सकता है जिसने अपना प्रश्न पूछने के बाद अपने पैर पर संदेश छोड़ा था। वह प्रतिक्रिया के लिए थोड़ी देर इंतजार करता है। जब अंत में जवाब आता है तो फॉक्स गेम पूछता है कि क्या वह 180 सी मनीर्स नाम को पहचानता है, लेकिन हमारे लड़के ने इस नाम के बारे में पहले कभी नहीं सुना है, और वह निश्चित रूप से किसी अप्रत्याशित व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता है। थोड़ी देर बाद एक प्रसारण आता है जो सभी को बताता है कि यह राष्ट्रीय का एक संदेश है। CRISIS पर काबू पाने के लिए समिति का कहना है कि ऐसी दुनिया में भी जहां एक राष्ट्र का होना अभी भी मायने रखता है। मलबे में तब्दील कई शहरों में अनगिनत जाने चली गई है, लेकिन समिति पहले ही राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी को फिर से स्थापित करने में कामयाब रही है। आगामी चुनाव निदेशक सांग होन ली, जो आपदा बचाव के प्रभारी है, कथित तौर पर अभी भी जीवित है और कोरिया के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि पार्की को पता है कि इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत सारी आशा बची है। यह केवल समय की बात है। इससे पहले कि चीजें पूरी तरह से किनारे पर जा सकती है, वह 3 दिन का राशन और पानी पैक करता है और बाहर जाने का फैसला करता है। वह राज्य के संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाना चाहता है। आखिरकार एक शहर के पास बसना शुरू से ही उसकी योजना का हिस्सा था, जिसके साथ वह जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाहर निकलें और 1.5 साल के बाद सोल शहर का दौरा करें। जब से सर्वनाश शुरू हुआ है, अपने प्रिय शहर को खंडहरों में देखना उसे बहुत प्रभावित कर रहा है। वह पुरानी यादों और उदासी का मिश्रण महसूस कर रहा है। सब कुछ बिखरा हुआ देखकर यह देखकर थोड़ी राहत भी मिल रही है कि कुछ लोग हैं वह अभी भी लटका हुआ है। जब वह शहर में घूम रहा था तो उसने देखा कि बचाव सैनिक शवों के ढेर को जला रहे हैं और उन्हें राख में बदल रहे हैं। वह उस इमारत की ओर जाता है जहां संकट पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय समिति स्थित है। एक बार अंदर जाने के बाद उसका सामना रिसेप्शनिस्ट से होता है और सीधे उसे बताता है कि वह वहाँ है। वहाँ चीजों को आसान बनाने के लिए निर्देशक ने हॉर्नली को गाया। उसने अपना शिकारी लाइसेंस दिखाया और उसे बताया कि वह अपने सैन्य अकादमी के दिनों से जी पार्क है। एक मुस्कुराहट के साथ उसने इसे समाप्त कर दिया। उम्मीद है कि वह निर्देशक को संदेश देगी। यहाँ इसका निम्न विवरण दिया गया है। संगठन संकट पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय समिति या संक्षेप में NCOC देश के प्रबंधन और पुनर्स्थापन के बारे में है। यह कोरिया के सैन्य प्रशासन के लोगों और हंटर मिलिट्री अकादमी के पूर्व स्नातकों से बना है। जो शो चला रहा है वह सांगहुन ली है, जो एक पूर्व हंटर और वर्तमान है आपदा बचाव निदेशक। जब हमारा लड़का आता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे चुप रहने के लिए कहती है, जबकि वह निदेशक से संपर्क करती है, लेकिन उसे लगता है कि निदेशक शायद वैसे भी उससे नहीं मिलेगी, इसलिए वह चुपचाप अंदर जाने का फैसला करता है, जबकि उसका ध्यान भटक रहा होता है। जैसे ही वह एक अधिकारी के पास जाने वाला होता है, अधिकारी उसके पास आता है और हमारे हीरो को वर्तमान फ्रंटलाइन स्थिति की याद दिलाता है, जिसमें लड़ाई गर्म हो रही है और देश की रक्षा के लिए हर सक्षम व्यक्ति की जरूरत है। पार्क बस सेज करता है और उस व्यक्ति को यह याद दिलाने से साफ इनकार कर देता है कि वह पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है। आप देखते हैं कि पार्क को बहुत अच्छी समझ है। इस युद्ध की प्रकृति को देखते हुए अग्रिम पंक्ति की स्थिति किसी को भी चुनने के बजाय मात्रा की तुलना में गुणवत्ता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि वे पहले करते थे, सेना अब भर्ती के लिए स्वस्थ व्यक्तियों को चाहती है, लेकिन उनके लिए यह सब विवादास्पद है, क्योंकि अंत में ऐसा लगता है कि वह सिर्फ लोगों को उनकी मौत के लिए भेज रहा है और उसका खुद की मौत की ओर बढ़ने का कोई इरादा नहीं है।
अधिकारी जल्दी से हमारे आदमी को याद दिलाता है कि वह एक पूर्व शिकारी है, तो वह इस पार्क की बात सुनकर प्रस्ताव को कैसे ठुकरा रहा है। निराशा में पाम्स का सामना करता है और पूछता है कि क्या निर्देशक उसे भेजा, लेकिन अधिकारी ने कहा नहीं। यह पता चला कि यह समिति सदस्य दाराम किम था जिसने अनुरोध किया था। यह नाम उसे आश्चर्यचकित करता है और उसने कभी नहीं सोचा था कि दाराम किम समिति का हिस्सा होगा। हम अतीत में वापस जाते हैं जहां हम दाराम किम और देखते हैं हमारा लड़का एक साथ मिलकर उसे दिलासा दे रहा है और उसे आग्रह कर रहा है कि वह आगे बढ़ते रहे और उसे याद दिलाए कि जब तक वे परिणाम देते हैं उसे वर्तमान में माफ कर दिया जाएगा। हमारा लड़का आखिरकार समिति की महिला से मिलता है, वह उसका स्वागत करती है, लेकिन वह कोई भावना नहीं दिखाता है। वह सीधे चेज के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे मॉन्स्टर हंट में भाग लेने के लिए उसकी जरूरत है। पार्की अपनी बंदूकों पर अड़ा हुआ है, लेकिन महिला पूछती है कि क्या वह वास्तव में दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मना करने की स्थिति में है। वह उसे याद दिलाता है कि वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। वह फिर कभी सेवा नहीं करने के लिए सहमत हो गई। फिर उसने बम गिराया कि यह अनुरोध निर्देशक सांगुन ली पार्की की ओर से भी आया था। उसकी रुचि चरम पर थी और उसने पूछा कि महिला क्यों बताती है कि सांगोन को उसके प्रति कोई शिकायत नहीं है और वह कर्मचारियों की कमी के बारे में चिंता करने के लिए अन्य चीजों से निपटने में बहुत व्यस्त है। उसे यकीन है कि हमारा लड़का फ्रंटलाइन के दैनिक संघर्षों से अच्छी तरह से वाकिफ है। पार्की को निश्चित रूप से पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, शायद उससे भी ज्यादा जो वह चाहता है, और यह उसे दुखी करता है। महिला ऐसी कठोर यादें लाने के लिए माफी मांगती है और फिर पूछती है कि क्या पार्की उन्होंने द टेम्पेस्ट समूह के बारे में सुना है। वह बताती है कि अध्यक्ष पोंचोजे ने अपने कर्मचारियों को संगठित किया है और राक्षस समस्या से निपटने के लिए टेम्पेस्ट समूह बनाया है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास अभी भी पर्याप्त जनशक्ति नहीं है। उन्होंने उनसे मदद का अनुरोध किया है, लेकिन उन्होंने पहले ही 2 चीजें बढ़ा दी है और नहीं किया है। उसके पास किसी और को छोड़ने के लिए नहीं है। वह उससे सीधे कहती है कि बस वहां जाओ और कार्रवाई करो। यदि वह ऐसा करता है तो वह वादा करती है कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि जब तक वह आसपास है उसे अग्रिम पंक्ति में न भेजा जाए। पार्की तुरंत सहमत हो जाती है और जब वह उसकी आंखों में गहराई से देखता है तो उसे पता चलता है कि जबकि बाकी सभी लोग बदल गए हैं, वह किसी न किसी तरह वैसी ही बनी हुई है जैसी हमेशा रहती थी। वह उससे कहता है कि वह फिर से संपर्क में रहेगा। इस बीच समुदाय में इस बात की चर्चा है कि अगर चेबल्स का क्या होगा। द वर्ल्ड कोलैप्स से चाल दक्षिण कोरिया में एक बड़ा परिवार नियंत्रित औद्योगिक समूह है। यह एक ऐसा विषय है जो किसी भी कोरियाई के लिए उत्सुक होगा कि वे इस अव्यवस्थित दुनिया में अपने धन के साथ क्या करने जा रहे हैं। खैर, हर किसी के जिज्ञासु सवालों का जवाब दिया गया है जब द हिडाउट ऑफ सिख यहूदी समूह के अध्यक्ष पार्क सीएचजे को ढूंढ लिया गया है और यह पता चला है कि उन्होंने दीवारों के भीतर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उनकी पसंद स्पष्ट थी। पार्की को यह दिलचस्प लगता है कि खरबों की संपत्ति के साथ आप निश्चित रूप से समूह को छोड़कर ऐसा कुछ कर सकते हैं और किसी के जीवन और प्रियजनों की रक्षा के लिए जीवन भर बनाई गई स्थिति एक ढहती दुनिया में एक तर्कसंगत विकल्प है। अधिकांश समूहों ने ऐसा ही किया, लेकिन हमेशा की तरह कुछ लोगों ने एक अलग रास्ता चुना और चेयरमैन पोंचोजे उन अमीर लोगों में से एक है जो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। अपने कारखाने में अपने कर्मचारियों को छोड़ दिया। यही कारण है कि उन्होंने इस समूह की स्थापना की जिसे टेम्पेस्ट समूह के नाम से जाना जाता है। टेम्पेस्ट समूह में हमारे लड़के की नौकरी दरम किम के साथ उनकी बैठक के बाद 1 महीने के लिए तय की गई है। विश्व स्तरीय ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन और निर्मित टेम्पेस्ट मुख्यालय को दुर्भाग्य से रोक दिया गया था। परमाणु विस्फोटों और बिजली कटौती के कारण उसे 55वीं मंजिल पर एक तंग लिफ्ट लेनी पड़ी और तेज ठंडी हवा उसे मार रही थी। जब पार्की कार्यकारी बोर्ड रूम के बाहर आता है तो वह सोचता है कि कैसे पुराने दिनों में यह केवल एक जगह थी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, संभ्रांत लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई। उसने देखा कि सभी लोग हमेशा की तरह बैठे हुए थे और अध्यक्ष पोंचोजे ने पीछे मुड़ने की भी जहमत नहीं उठाई। चश्मा पहने एक व्यक्ति पार्की के पास आया और उसने खुलासा किया कि वह जानता है कि पार्की एक शिकारी हुआ करता था। हमारा लड़का उसका स्वागत करता है तुरंत और वह आदमी पार्की की रैंक के बारे में पूछने के लिए सीधे पीछा करने लगता है। हमारा अनजान आदमी यह देखकर थोड़ा चकित हो जाता है कि कैसे इस आदमी ने औपचारिकताओं की भी परवाह नहीं की। फिर भी पार्क का दावा है कि वह एक डी रैंक हंटर चश्मे वाला आदमी था। फिर पार्की के अतीत की जांच करता है अनुभव, और पार्की ने बस अपनी कल्पना से सब कुछ बताया क्योंकि उसके अधिकांश रिकॉर्ड वैसे भी नष्ट हो गए थे। इसलिए कोई नहीं बता सकता कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। उस आदमी की प्रोफाइलिंग खत्म होने के बाद पार्की ने उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहा और अभी उसे बस खेलना है। और जैसे ही ड्यूरम ने उसे ऐसा करने के लिए कहा, वैसे ही एक महिला पार्की के पास आती है और कहती है कि उसने सुना है कि वह एक शिकारी है। वह पूछती है कि क्या यह सच है। जब पार्की पुष्टि करती है तो वह बताती है कि टेम्पेस्ट समूह द्वारा संचालित एक कारखाने के पास लाशों का एक समूह दिखाई दिया है जिसे उन्होंने इकट्ठा किया था। कुछ लोगों को प्रतिक्रिया देनी है, लेकिन केवल इतना ही गैर पेशेवर संभाल सकता है। इसलिए उन्होंने समिति से सैन्य सहायता का अनुरोध किया। दुर्भाग्य से कारखाने की रक्षा करने वाले अधिकांश लोगों की मृत्यु हो गई। उन्हें यह विडंबना लगती है कि ऐसी गंभीर स्थिति में भी कंपनी के लिए लोगों का बलिदान दिया जाता है। उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या उन्हें लगता है कि कंपनी की वफादारी से उन्हें एक बर्बाद दुनिया में गौरव मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपना दिमाग खो दिया है। वह उनका हाथ पकड़ती है और बताती है कि उसके पिता चंगू जी अभी भी कारखाने में है और उनसे उन्हें बचाने की भीख मांगते हैं। जब तक वह उसके पिता को वापस लाता है तब तक वह उसे किसी भी तरह से चुकाने का वादा करती है।
तभी चश्मे वाला आदमी पार्की को बुलाता है और उसे पीछा करने के लिए कहता है। जब पार्की पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं, तो आदमी बस इतना कहता है कि वह जल्द ही पता लगा लेगा। इससे पहले कि वह पीछा करता, पार्की उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है और उससे कहता है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। हालांकि वह उसे चेतावनी देता है कि वह चमत्कार की उम्मीद न करे, क्योंकि शिकारी भगवान के आदमी नहीं है। जब तक हमारा लड़का बंकर में अकेला था तब तक सब अच्छा था, मैं नहीं करता। मुझे वास्तव में यह राजनीतिक सामग्री पसंद है। मुझे बताएं कि आप अब तक क्या सोचते हैं। समय में बहुत अधिक उछाल है जो भ्रमित करने वाला भी हो सकता है। पार्की इस बात पर विचार करती है कि कोरिया की अर्थव्यवस्था अपने समुद्री मार्गों पर कितना अधिक निर्भर करती है। कुछ कंपनियां टिकने में कामयाब रही है, लेकिन उनका पतन अपरिहार्य लगता है। राक्षसों और टेम्पेस्ट समूह में कोई अपवाद नहीं है। वह उनके शस्त्रागार से प्रभावित है, जिसमें 3.5 पीढ़ी के टैंक शामिल है। यह स्पष्ट है कि जब अत्यधिक अमीर एक निजी सेना बनाने का फैसला करते हैं तो वे पीछे नहीं हटते, क्योंकि पार्की प्रभावशाली सेटअप में एक आदमी के पास आता है और अपने वरिष्ठों को सलाम करता है। यह नवागंतुक अपना परिचय सांगमैन पार्क के रूप में देता है, जो एक पूर्व शिकारी है और कांग्रेस का सदस्य है जो ऑपरेशन की देखरेख करेगा। पार्की को यह दिलचस्प लगता है कि वह कांग्रेस में है और 40 से अधिक का भी नहीं है। यह समझ में आता है। हालांकि एक शिकारी होना इन दिनों एक हॉट बायोडाटा आइटम है। यही कारण है कि सांगमैन को संभवतः कांग्रेस के सदस्य के रूप में चुना गया। एक बार जब सभी लोग सांगमैन पार्क के आसपास इकट्ठा हुए तो उन्होंने शुरू से ही अपने सभी सैनिकों को तैनात करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन फिर किसी ने बताया कि कारखाने में हजारों लाशें हैं और उल्लेख किया गया है कि सांगमैन ही वह व्यक्ति था जिसने ऐसा किया था। इस ऑपरेशन को 1 महीने के लिए पीछे धकेल दिया गया। सांगमैन ने बताया कि देरी रणनीतिक थी। उनके शोध के अनुसार लाशों का जीवनकाल सीमित होता है। वे सक्रिय रहते हुए पोषक तत्वों का उपयोग करते रहते हैं और केवल 1 महीने तक रह सकते हैं। इसलिए कारखाने में लाशों को भूखा रहना चाहिए या इसके करीब नेक्रोमेसर प्रकार के राक्षस अपने जोम्बी मिनियन के बिना ज्यादा खतरा नहीं होंगे और उन्हें इसे अपने टैंकों से संभालने में सक्षम होना चाहिए। हर कोई जोम्बी जीवन काल में इस अंतर्दृष्टि से प्रभावित होता है। फिर वे पोंचोजेड टेम्पेस्ट समूह के अध्यक्ष की ओर रुख करते हैं और उसके बारे में पूछने के लिए पोंचोजे एक पल के लिए सोचता है और कहता है कि जब तक वे इससे जल्दी निपटते हैं तब तक उसे कोई आपत्ति नहीं है। सांगमैन पार्क वास्तव में एक आश्वस्त व्यक्ति के रूप में सामने आता है और यहाँ तक कि पार्की को भी यह प्रभावशाली लगता है कि उसने कितनी आसानी से इन सभी पर जीत हासिल कर ली है। वेतनभोगी पुरुष तब सांगमैन पार्की की ओर मुड़ते हैं और योजना पर उनके विचार पूछते हैं। पार्की एक क्षण रुकता है और फिर स्पष्ट रूप से कहता है कि उसे लगता है कि वे लक्ष्य से बाहर है। इससे स्पष्ट रूप से सांगमैन चिढ़ जाता है, लेकिन पार्की समझाता रहता है कि जब जोम्बी भूखे मरने वाले होते हैं तो वे ऐसी स्थिति में प्रवेश करते हैं उनके चयापचय को कम करने के लिए हाइबरनेशन, जबकि यह सच है कि लाश पोषक तत्वों के बिना मर जाएगी। कारखाने को ताजा मानव मांस की निरंतर आपूर्ति मिल रही है, इसलिए पार्की का मानना है कि उन्हें एक अलग योजना के साथ आने की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि पार्की को परवाह नहीं है अगर वर्तमान योजना विफल हो जाती है और हर कोई मुसीबत में पड़ता है। उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। बाद में उसने अपने शांत, शून्य जिम्मेदारी वाले एकांतवासी जीवन को बनाए रखने के लिए अब रेखा खींचने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। वह टैंक तैनात करने से भी असहमत है, क्योंकि जोम्बी ध्वनि और गंध के प्रति संवेदनशील होते हैं। टैंक का उपयोग करने से मूल रूप से घंटी बजती है। उनके लिए रात्रि भोज की घंटी बजाना और सभी सैनिकों को भेजना कोई स्मार्ट कदम नहीं लगता है। या तो पार्की के ये सभी सत्य बम स्पष्ट रूप से सांग की त्वचा के नीचे आ रहे हैं। वह उत्तेजित महसूस कर रहा है और पार्की को आत्मसंतुष्ट रूप से याद दिलाता है कि किसी को भी किसी ऑनलाइन विश्वकोश से उसकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, पार्की ने उसे यह कहते हुए शांत कर दिया कि 90% लड़ाई योजना में होती है और अगर वे इस तरह की बेकार योजना के साथ जा रहे हैं तो किसी के लिए कोई उम्मीद नहीं है। आखिरकार सांगमैन को अपनी सीमा तक धकेल दिया जाता है और पार्की से पूछता है कि क्या वह कांग्रेस के एक सदस्य को हे दृष्टि से देख रहा है जो उसे उसकी बेकार बातों के लिए कोस रहा है। पार्की हमेशा की तरह शांत रहता है और किसी ऐसे व्यक्ति की परवाह नहीं करता है जो सारी बातें करता है। वह पहले से ही चांगू जी को समझाने में कामयाब रहा है और जो वास्तव में मायने रखता है वह पहले की महिला उसकी बेटी थी और पार्की की प्राथमिकता उसके पिता को बचाना है। वह सांगमैन के कंधे पर हाथ रखता है और उसे बताता है कि उसे उसकी बेटी से एक अनुरोध मिला है। जब पार्की संकेत देती है तो सांगमैन को जल्दी से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि मिशन फ्लॉप होने वाला है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अनावश्यक रूप से अपनी जान गंवाता हूँ। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जब जिद्दी सांगमैन अपनी त्रुटिपूर्ण योजना को क्रियान्वित करता है और यह पूरी तरह से गंदगी में बदल जाता है। हर जगह लाशों का युंड हो जाता है, टैंक खत्म हो जाते हैं और मशीन गनें साथ नहीं रख पाती है। मतलब अपने सैनिकों पर चिल्लाते हुए अपनी पैंट खराब करने वाला है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे खराब हो गए हैं। पोर्टल से निकलने वाले राक्षस इतने विशाल है कि टैंकों को संभालना उनके लिए संभव नहीं है। जैसे ही एक देवता जैसा राक्षस दिखाई देता है, पार्की चांग सूजी से कहता है कि यह संकेत है और उसे जल्दी से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य है। मिशन के बाद पार्की दोरहम किम के साथ वापस आती है। वह इन जानवरों से निपटने के लिए तैयार नहीं है। वह उसे भूमिका निभाने के लिए सहारा देती है और उसे पूरा यकीन है कि इससे चेयरमैन को त्रुटिपूर्ण योजनाओं के साथ जाने के लिए कुछ समझ आएगी। फिर वह उल्लेख करती है कि चेयरमैन वह पार्की से मिलना चाहता था और सोच रहा था कि क्या उसे पता है कि क्यों। पार्की भी निश्चित नहीं है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि चेयरमैन सांगमैन पार्क का प्रतिस्थापन चाहता है, जो इतनी खतरनाक योजना लेकर आया था। जब पार्की अंततः चेयरमैन से मिलता है तो वह तुरंत उसका स्वागत करता है। चेयरमैन ने खुलासा किया कि उन्होंने पार्की के करियर पर ध्यान दिया है और वे बहुत प्रभावित है। ऐसी अफवाहें भी है कि प्रतिष्ठित सांगहून ली
पार्की को मोमबत्ती नहीं दे सके, खासकर यह देखते हुए कि पार्की के पास उनके दस्ते में महान रक्षक हनुमान सीएफ और हेइना थे। चेयरमैन फिर पार्की से पूछते हैं यदि वह उसके साथ जुड़ने में रुचि रखता है, तो पार्की को पहले से ही इस बारे में बहुत कुछ पता था, इसलिए उसने तुरंत अपनी कटलरी एक तरफ रख दी और जाने के लिए खड़ा हो गया। हालांकि चेयरमैन ने समझाना जारी रखा कि विवाह से पैदा होने और कंपनी को विरासत में मिलने की बहुत कम संभावना होने के बावजूद वह कारखाने को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ है। वह ऐसा करने में कामयाब रहा, भले ही हर कोई उसे बताता रहा कि दुनिया खंडहर में है और यह सब व्यर्थ है। उसे लगता है कि अपने सैकड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य के लिए फिर से चुनौती लेने का समय आ गया है, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता। ऊपर और इन राक्षसों को हराने के लिए किसी भी तरीके को खोजने के लिए बेताब है। पार्की देख सकता है कि चेयरमैन की मजबूत आत्मा कहां से आती है और कैसे वह बाधाओं के बावजूद अपने लोगों का नेतृत्व करने में सक्षम है। यहाँ तक कि पार्की जैसा भावनात्मक रूप से अलग व्यक्ति भी इस तरह के दृढ़ संकल्प के प्रभाव को महसूस कर सकता है। यह जानते हुए कि चीजें अच्छी तरह से समाप्त नहीं हो सकती है, पार्की अंत में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। टेम्पेस्ट समूह का फैक्ट्री मिशन विफल हो जाता है, लेकिन पार्की को यह देखकर राहत मिलती है कि चंगू जी, जिस पिता को उसने बचाने का वादा किया था, वह हताहतों में से नहीं है। यह पुष्टि करता है कि बेटी की याचिका व्यर्थ नहीं थी। हालांकि टेम्पेस्ट समूह समग्र रूप से अपने मिशन में पूरी तरह से विफल नहीं था। अध्यक्ष पोंचोजे एक ऐसे समय में जोम्बी बनने के बाद अपने कर्मचारियों के साथ फिर से जुड़ने में कामयाब रहे जब कई अमीर व्यक्तियों ने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया और मजबूत दीवारों के पीछे पीछे हट गए। पोंचोजे के प्रयास खड़े हैं, उन्होंने उन लोगों का नेतृत्व किया है जो अभी भी उन पर विश्वास करते हैं और ऐसी दुनिया के बीच में भी उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं जहाँ वह और उनके कर्मचारी लाश में बदल गए हैं। यह एक तरह की विडंबना थी कि अगले दृश्य में हम एक महिला को कुछ प्यारे बिल्ली के बच्चों को ब्रेड क्रम्ब खिलाते हुए देखते हैं। पार्की ने इसे देखा और तुरंत उसे यह कहने से रोकने के लिए कहा कि यह खतरनाक हो सकता है। महिला कुछ नहीं कहती है, बस उठती है और चलने लगती है। पार्की हमें समझाती है कि बहुत सारी दुर्घटनाएं रोकी जा सकने वाली गलतियों से होती है। वह इसे कैटमॉम घटना कहता है, जो एक है उनके लिए एक चेतावनी का संकेत है। वह कहते हैं कि अब यह पागलपन लग सकता है, लेकिन जब चीनी सरकार अस्तित्व में थी तब दक्षिण कोरिया को चीन से आने वाले राक्षसों से निपटने के लिए एक शिकारी इकाई भेजनी पड़ी थी। राक्षस इनसे जुड़े हुए थे। जब गेट्स पहली बार भारत में दिखाई दिए तो यह एक आपदा थी और जल्द ही दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के अन्य देशों पर भी भारी असर पड़ा। कोरिया इस सूची में अगला था जब वह चीन में थे। पार्की ने एक बहुत बड़ा सीवर चूहा पकड़ा जिसके कारण उसमें अजीब उत्परिवर्तन की खोज हुई। दरवाजों के पास जीव है और इसे उत्परिवर्तन घटना कहा जाता है, इसीलिए वह चिंतित है कि इन बड़े हो चुके बिल्ली के बच्चों को खिलाने से परेशानी हो सकती है। महिला ने यह कहते हुए इसे टाल दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है। भले ही पार्की ने उसे तब से हर बार चेतावनी दी थी जब उसने उसे सफाई करते समय देखा था, वह सुन नहीं रही थी। उसने इसे जाने देने का फैसला किया। उम्मीद थी कि वह कठिन तरीके से सीख लेगी, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद थी कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, उसे किम दुर्राम से एक ट्रांसमिशन मिला। पार्क का चेहरा जुनलाहट से घूम गया क्योंकि वह वास्तव में वह दूसरी सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता है। वह अपना सिर पकड़ लेता है और पूछता है कि वह क्यों बुला रही है। वह बताती है कि उसे एक और एहसान मांगना है, लेकिन पार्की उसे याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि वह उसे फिर कभी काम करने के लिए नहीं कहेगी। महिला माफी मांगती है और इस स्थिति के बारे में बताती है यह जरूरी है कि वह वादा करती है कि यह आखिरी बार होगा और उसे आश्वासन दिया कि वह तीसरे पक्ष का काम नहीं करेगा जैसा कि उसने टेम्पेस्ट समूह के साथ किया था। वह उसे बताती है कि वायुसेना बेस के पास एक उत्परिवर्तन का प्रकोप हुआ है जहां वह जल्द ही तैनात है। जैसे ही पार्की ने यह सुना, उसे पता चला कि उन बिल्लियों को खाना न देने के बारे में उसकी सोच सही थी। महिला ने बताया कि गेट से कई उत्परिवर्तित आवारा बिल्लियों ने पास के अपार्टमेंट में निवासियों पर हमला किया है। हालांकि हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं की गई है। बचे हुए लोग बाहर आने से बहुत डर रहे हैं। पार्की ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह अब म्यूटेंट का शिकार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कौशल, इच्छा और उपकरण की कमी है। महिला उसे बताती है कि उसे एक विशेषज्ञ के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा और जब पार्की पूछती है कि कौन है तो वह बताती है कि यह एक शिकारी है जो अब एक फ्रीलांसर के रूप में काम करता है। अगले दिन पार्की से मुलाकात होती है। फ्रीलांसर BSN पार्की ने खुद को शुंग के समर्थन के लिए परिषद द्वारा भेजे गए एक पूर्व शिकारी के रूप में पेश किया। यून को तुरंत एहसास हुआ कि पार्की को प्रसिद्ध 13वीं कक्षा का पार्क को होना चाहिए और उल्लेख करता है कि वह भी उसी स्कूल से स्नातक है। वह पार्की को इस तरह से यहाँ देखकर आश्चर्यचकित है। नौकरी लेकिन पार्की अपने अतीत के उस हिस्से पर चर्चा करने से बचना पसंद करते हैं। वे उस दृश्य की ओर जाते हैं जो खून से सना हुआ है लेकिन अजीब तरह से शरीर से रहित है। शुन्यान बताते हैं कि उन्होंने क्षेत्र की छानबीन की और कहीं से भी उन पर हमला किया गया। कुछ वार करने के बाद उत्परिवर्ती भाग गए। चूंकि पार्की के दिमाग में वे अभी भी दिल से बिल्लियां ही है, वह शुंग से बहुत प्रभावित है। अकेले म्यूटेंट का शिकार करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है क्योंकि केवल गंभीर कौशल और साहस वाला व्यक्ति ही इसे हासिल कर सकता है। पार्की के आंकड़े सुन यून को कम से कम ए रैंक होना चाहिए शिकारी, या कम से कम वह उसके कौशल के आधार पर उसका मूल्यांकन इसी तरह करेगा। सन यून ने फिर उल्लेख किया कि उसके पास रस्सियों पर वे म्यूटेंट थे। वह उन्हें अंतिम C4 के साथ समाप्त करने वाला था जब किसी ने उसे रोक दिया। उस हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद। उन सभी बिल्लियों को बोल्ट किया गया और अब उन्हें फिर से ढूंढना बहुत मुश्किल होने वाला है। पार्की को इस बारे में बहुत अच्छा अनुमान है कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है और निश्चित रूप से हम उसी महिला को अपने बिल्ली के बच्चों के लिए बुलाते हुए देखते हैं। पार्की किनारे से निश्चित रूप से देखती है कि अगर वह उन्हें बुला रही है तो वे बिल्लियां आ जाएंगी दौड़ते हुए, और जैसे ही उसने कल्पना की कि बिल्लियां उसके बुलाने पर आ जाती है, सैनिक बदले में अपनी बंदूकें लोड करते हैं और दोनों बिल्लियों और महिला को घेरने की तैयारी करते हैं। पार्की एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता है।
वह गोलियों की बौछार के साथ बिल्लियों पर लेटना शुरू कर देता है और गरीब महिला चिल्लाती है और रोती है क्योंकि उसके प्यारे बिल्ली के बच्चे उसके हताश अनुरोधों के बावजूद फट गए हैं। पार्की ने लगातार हमला जारी रखा है। उत्परिवर्तित जीव बाएं और दाएं गिर रहे हैं। इस बिंदु पर महिला का दुरैक गुस्से में बदल जाता है। वह बिल्लियों के सामने दौड़ती है और उन्हें बचाने की कोशिश करती है। हमारे आदमी ने अपने सामने खड़ी महिला को देखकर शूटिंग बंद कर दी। फ्रीलांसर ने उसके चेहरे पर विस्फोट होने से ठीक पहले अपना C4 फेंक दिया। दृश्य उसके अतीत में बदल गया। वह एक बार अकेली थी और खो गई थी, लेकिन उन्हीं बिल्लियों ने उसे ढूंढ लिया और उसे एक सुनसान जगह पर सुरक्षित स्थान पर ले गईं। वह उनके साथ रहती थी और उनकी कंपनी में सांत्वना और आश्रय ढूंढती थी। वे सुखद यादें वर्तमान अराजकता के साथ बिल्कुल विपरीत थीं क्योंकि C4 एक बड़े विस्फोट में सब कुछ नष्ट कर देता है। पार्की स्पष्ट रूप से शॉन को एक नाराज नजर देता है। उसके ठंडे अलग दृष्टिकोण से परेशान होकर सून बस एक फीकी मुस्कान देती है और इस दुनिया में कंधे उचकाते हुए वह कहते हैं कि हम अनावश्यक भावनाओं में लिप्त होने का जोखिम नहीं उठा सकते। जैसे ही जहाज खत्म होता है, दृश्य आकाश में उड़ते हुए एक विमान में बदल जाता है। पार्की इसे अपने बंकर से देख रहा है और इस बात पर विचार कर रहा है कि कैसे वह हाल ही में इन विमानों को अपने बंकर के अंदर अधिक बार देख रहा है। बंकर वह स्वादिष्ट नूडल्स का एक बैच तैयार कर रहा है। वह सोच रहा है कि लोगों को मनोरंजन की आवश्यकता कैसे है और यह सिर्फ एक विलासिता नहीं है, बल्कि अक्सर उसके लिए थकी हुई आत्माओं के लिए एक टॉनिक बन जाता है कि मनोरंजन चिरायु सर्वनाश से आता है, जबकि एक सूचना केंद्र के रूप में मंच का प्रारंभिक उद्देश्य इसे फीका कर दिया है। सच्चे प्रलय के दिन के उत्साही लोगों के लिए एक अभ्यारण्य के रूप में विकसित हुआ है जो बाहरी दुनिया से अलग थलग सर्वनाश से बचे रहते हैं। यह एक उच्च गुणवत्ता वाला समुदाय बन गया है जहाँ लोग अपने दैनिक जीवन को साझा करते हैं और आराम पाते हैं। यह पुराने स्कूल के ऑनलाइन समुदायों की तरह काम करता है जहां आप टिप्पणी पोस्ट कर सकते हैं और चीजों को पसंद कर सकते हैं। ढेर सारे लाइक पाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बुलेटिन बोर्ड अनुभाग में प्रदर्शित किया जाता है और डींगे हाँकने के लिए नहीं, बल्कि पार्की ने, जिसने अपने कंकाल व्यक्तित्व के तहत सर्वश्रेष्ठ बुलेट बोर्ड में जगह बनाई है। विवा एपोकेलिप्स पर पार्की की प्रसिद्धि उनके मुठभेड़ के बारे में उनके चतुर और संयमित लेखन से आई है। चेयरमैन पुंगोजे के साथ दिलचस्प कहानी कहने की उनकी आदत और एक चेयो चेयरमैन से मिलने की नवीनता ने उन्हें इस समय के आसपास थोड़ी पहचान हासिल करने में मदद की। एक नई पोस्ट ने समुदाय में 7वीं आशा लॉटरी की घोषणा के कारण हंगामा खड़ा कर दिया। इस लॉटरी का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय समिति और श्रमिकों को वेतन के साथ साथ दिया जाता था। ड्राइंग केवल कठिन श्रम के बजाय निर्दिष्ट स्थानों पर हर 3 दिनों में आयोजित की जाती थी। लॉटरी में कुछ मनोरंजन जोड़ा जाता था जिससे यह सार्वजनिक श्रमिकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो जाता था। पुरस्कारों में बुनियादी राशन वस्तुओं से लेकर दूसरे के लिए थोड़ी दुर्लभ दैनिक आवश्यकताएं शामिल थीं। 5वें स्थान पर लेकिन पहला पुरस्कार असली गेम चेयर था जो एक अपार्टमेंट आवंटन वाउचर था। ये अपार्टमेंट सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, उनमें बिजली और भोजन के लिए आत्मनिर्भर प्रणाली और शीर्ष पायदान की रक्षा सुविधाएं थीं। उनकी शानदार विशेषताएं छिपने की जगहों की याद दिलाती थीं। अत्यधिक अमीरों ने समुदाय के बीच अत्यधिक उत्साह पैदा कर दिया। लोग अपने तंग अप्रिय बंकरों से भागने के विचार की ओर आकर्षित हुए। भले ही केवल कुछ दिनों के लिए लॉटरी जल्द ही एक गर्म विषय बन गई क्योंकि हर कोई इन प्रतिष्ठित अपार्टमेंटों में से एक में रहने का मौका पाने का सपना देखता था। और अंततः असली विजेता फोरम पर किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आया जिसके उपनाम में 9 एम थे, इसलिए लोग उसे M9 कहने लगे। पार्की को याद आया कि उसने इस व्यक्ति को जॉन नेन समुदाय की पिछली ऑफलाइन सभाओं में देखा था। तब M9 चुपचाप मांस भून रहा था, ज्यादा कुछ नहीं बना रहा था। एक छींटाक्षी लेकिन लॉटरी जीतने के बाद उसकी पोस्ट प्रशंसा और ईर्ष्या दोनों से भर गई। यह ऐसा था जैसे इनाम उसके सिर पर आ गया हो और उसने सभी को नीची दृष्टि से देखना शुरू कर दिया जैसे कि वे चींटियां हो। उसके नए रवैये ने समुदाय को उसके खिलाफ कर दिया और लोग गुस्से में थे। पार्की को संदेह है, हालांकि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे समय में जब साधारण मरम्मत भी सार्वजनिक श्रम पर निर्भर करती है, राष्ट्रीय आपातकालीन समिति सिर्फ लॉटरी विजेता के लिए ऐसे फैंसी अपार्टमेंट का निर्माण करेगी। उन्हें पूरा यकीन है कि कोरिया के पास ऐसा करने के लिए संसाधन नहीं है। जनता को शांत करने के लिए कुछ इतना असाधारण सौंपें। इसलिए पार्की ने लंबे समय के बाद किम दरहम तक पहुंचने का फैसला किया। जब पार्की ने किम दरहम को फोन किया तो उन्होंने कहा कि उनके पास आशा के बारे में एक प्रश्न है और पूछते हैं कि क्या सरकार वास्तव में लोगों को देने के लिए अपार्टमेंट बना रही है। सार्वजनिक किम दाराम बताते हैं कि आशा मूल रूप से एक मृग तृष्णा है। वह उन्हें बताती है कि वे जल्द ही जेडू जा रहे हैं और हम सभी अगले वसंत तक वहां पहुंच जाएंगे क्योंकि आत्मा के लिए अब कोई उम्मीद नहीं है। यही कारण है कि पार्की हाल ही में इतने सारे हवाई जहाज देख रही है। उसे चेतावनी दी कि वह इस बारे में किसी और के साथ चर्चा न करे क्योंकि यह अत्यधिक गोपनीय माना जाता है। पार्की को एहसास होता है कि वास्तविकता उसकी कल्पना से भी अधिक कठोर है। ऐसा लगता है कि राजधानी शहर को छोड़ दिया जा रहा है। भले ही वह आत्मा में नहीं है, बंकर में रहना अजीब लगता है। वहाँ कोई वास्तविकता नहीं है। दिन और रात के बीच अंतर और वही नीरस भोजन और चिंताएं बढ़ती जा रही है। फिर भी उसे थोड़ी राहत महसूस होती है कि वह आत्मा में नहीं है और उसे अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। पार्की फिर से लॉटरी विजेता के पोस्ट को देखता है और आश्चर्य करता है कि क्या वह उसे जो कुछ भी पता है उसे साझा करना चाहिए। भले ही देरहम ने उसे विशेष रूप से कुछ भी प्रकट न करने के लिए कहा था, उसका अनुमान है कि यदि वह आशा और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के बारे में सच्चाई को उजागर करता है तो उसका पोस्ट केवल गर्म हवा का एक गुच्छा होगा। अंत में वह चुप रहने का फैसला करता है। सोल के परित्याग को जारी रखने के बजाय वह कुछ जैविक खेती पर ध्यान केंद्रित करता है और एक इंडोर खेती किट खरीदता है। इसे खरीदने के बाद वह सामान से भरा एक बैग विक्रेता पर फेंकता है और पूछता है कि क्या यह उस भुगतान को कवर करेगा जो वह सिगरेट का व्यापार करने की कोशिश कर रहा है, और विक्रेता जल्दी से सहमत हो जाता है। सर्वनाश के बाद की इस दुनिया में धूम्रपान करने वालों के लिए सिगरेट सोने से भी अधिक मूल्यवान है। जबकि श्रमिक अपने दैनिक राशन और पुरस्कारों के लिए कतार में खड़े हैं, पास में हंगामा शुरू हो जाता है।
कुछ लोग कतार में इंतजार कर रहे लोगों को हे दृष्टि से देख रहे हैं और स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ महसूस कर रहे हैं। एक महिला इशारा करती है, राउडी बंच के बारे में उसे समझ नहीं आ रहा है कि वे इतने ऊंचे और ताकतवर तरीके से काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वे बाकी सभी लोगों की तरह समान राशन पर जी रहे हैं। जैसे ही उपद रवि दूर चले जाते हैं, एक आदमी पार्की को भरता है कि क्या हो रहा है। वह समझाता है कि ये लोग हैं, भावी निवासियों को आशा है और वे हाल ही में हलचल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने अपने स्वयं के समूह बनाना शुरू कर दिया है और अब ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का हिस्सा है। अचानक एक महिला ने घोषणा की कि आज का राशन वितरण समाप्त हो गया है। लाइन में खड़े लोग शिकायत करते हुए कहते हैं कि उनके पास अभी भी राशन वितरण नहीं हुआ है। अपना हिस्सा प्राप्त करने के बाद महिला ने सख्ती से उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवंटित वितरण में कटौती कर दी गई थी। भीड़ को राशन नहीं मिल रहा था और उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि वे राशन के बिना मर जाएंगे। इस बीच राशन रखने वाला ट्रक गुस्साए लोगों को छोड़कर तेजी से निकल गया। संकट और अराजकता को देखकर भीड़ पीछे पीछे चल रही है। पार्की को एहसास होता है कि आशा के नाम पर लोगों के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। आशा के बिना उनका जीवन निरर्थक लगता है, इसलिए सरकार उन्हें थोड़ी देर तक लटकाए रखने के लिए नकली आशा देती है। अंततः पार्की अंतिम बम गिरा देती है। समुदाय यह खुलासा कर रहा है कि आशा सिर्फ एक बैल का युंड है और इसे कभी नहीं बनाया जाएगा। यह सब सिर्फ एक मृग तृष्णा है। जैसे ही लोग यह सुनते हैं, वे दुखी हो जाते हैं और इससे भी अधिक व्यथित हो जाते हैं। यार, यह श्रृंखला जंगली है। यह हमारे यादृच्छिक जीवन स्निपेट्स के संग्रह की तरह है। लड़के के अनुभव में कोई वास्तविक निरंतरता नहीं है। अगला दृश्य अतीत में वापस चला जाता है, जहां हमारा लड़का अंतः शिकारी होने से इस्तीफा दे देता है। उसका एक दोस्त उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि वह क्यों जा रहा है और उसे याद दिलाता है कि उसके बिना यह वास्तव में कठिन होने वाला है। वह उससे विनती करता है अधिकारियों से बात करने और उसे छुट्टी दिलाने का वादा करके वापस आए। उसे बस एक बार इसे सहने की जरूरत है और चीजें निश्चित रूप से आसान हो जाएंगी। लेकिन हमारा लड़का चिल्लाते हुए पूछता है कि उसका दोस्त इतना आश्वस्त कैसे हो सकता है कि स्थिति बदल जाएगी। वह पकड़कर बताता है वह अपने अधीनस्थों को इस जीवित नर्क में फंसा रहा है जिससे उनका भागना असंभव हो गया है। उस दिन के बाद से जो कोई भी युद्ध के मैदान में गया है, वह जानता है कि सब कुछ मूल रूप से खत्म हो गया है। इसलिए वह अपने दोस्त से कहता है कि वह उसे छोड़ने से न रोके। अंततः कीमैन ने परेशान करना बंद करने का फैसला किया। वह कहता है कि बाहर भारी बारिश हो रही है, इसलिए उसे छाता ले लेना चाहिए। केवल युवक की हताशा स्पष्ट है और पार्की उसकी आवाज में तीव्रता सुन सकता है। जैसे ही पार्की बाहर निकलता है, वह अपने दोस्त से कहता है कि उसके चले जाने के बाद से वह इस नर्क के छेद में भी जीवित रहना सुनिश्चित करे। पार्की के पीछे उसके साथी अपने बंकर में अकेले रह रहे हैं। भले ही वह यहाँ तक पहुँच गया हो, उसके विचार नहीं बदले हैं। वह आश्वस्त है कि मानव विलुप्त होने को रोका नहीं जा सकता। भारी निराशा, कंपकंपी और पूर्ण निराशा की भावना खत्म नहीं हुई है। उसके सभी प्रयास अब बस थोड़ी देर और रुकने के लिए बेताब है, क्योंकि वह समुदाय को ब्राउज कर रहा है। कीस्टोन नाम के एक व्यक्ति ने उल्लेख किया है कि पाडू के दक्षिणी भाग में भूकंप आए हैं। इससे हमारे लड़के की यादें ताजा हो जाती है, क्योंकि पाडू देश का पहला क्षेत्र था जहां एक गेट दिखाई दिया। यदि आप गेट के पास स्थानीयकृत भूकंप महसूस करते हैं, तो यह आमतौर पर एक विशाल प्रजाति के उद्भव का संकेत देता है। अपनी साइकिल पकड़ते समय वह सोचता है कि राष्ट्रीय रक्षा समिति इस समय कैसे जर्जर स्थिति में होगी। एक विशाल प्रजाति की विनाशकारी शक्ति एक प्राकृतिक आपदा की तरह है। मनुष्यों के लिए इसे शारीरिक रूप से रोका नहीं जा सकता है। सौभाग्य से वे पृथ्वी के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है, इसलिए जैसे ही वे द्वार से बाहर निकलते हैं, वे क्षय होना शुरू कर देते हैं। वे जितने बड़े होते हैं, उतनी ही तेजी से ढह जाते हैं। इसलिए उनके रास्ते का अनुमान लगाना और उनसे बचना सबसे अच्छा है, जैसे कि चकमा देना। एक तूफान जैसे ही वह अपने बंकर से बाहर निकलता है, एक चमकदार चकाचौंध रोशनी उसे एक पल के लिए रोक देती है। उसे यकीन है कि उसे राष्ट्रीय रक्षा समिति के मुख्यालय के अंदर खतरे से बचने के लिए पहले से ही पूर्वानुमान की आवश्यकता है। अराजकता शासनकाल के कर्मचारी उन्मत्त रूप से इधर उधर भाग रहे हैं, जैसे कि कोई उन्माद के बीच आपदा आने वाली है। हमारा हीरो पार्की इस बात से हैरान है कि जगह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक अराजक है। एक आदमी पार्की से टकराता है और हर जगह कागज बिखेर देता है। पार्की जल्दी से उसे कागजी कार्रवाई इकट्ठा करने में मदद करती है और कर्मचारी आभारी होता है, लेकिन जल्दी में वापस चला जाता है। जब पार्की कागजात उठा रहा था तो उसने देखा कि एक क्रैकन प्रकार का राक्षस होने की संभावना है। यह अधिक सामान्य विशाल प्रजातियों में से एक है जो आमतौर पर ऑक्टोपस का रूप लेती है, लेकिन जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह एक बख्तरबंद रूप में बदल जाता है। खतरनाक हिस्सा इसकी मृत्यु किरण है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भेद सकती है और किसी भी जीवित जीव को विघटित कर शून्य में बदल सकती है। हाल ही में क्रैकेन प्रकार का राक्षस टोक्यो के पास आया था। इसने नागानो प्रांत में क्षय होने से पहले 50,000 से अधिक लोगों का सफाया कर दिया था। अब यह पार्की के क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। यदि उसने इसे नहीं देखा होता तो उसे पूरा यकीन है कि वह टोस्ट हो गया होता। उसने ऊपर एक महिला को देखा जो उसे खाली करने के लिए कहती है, क्योंकि क्रैकन पथ उसके बंकर के करीब है, जबकि पार्की को किसी अतिरिक्त संकेत की आवश्यकता नहीं है। वह पहले से ही खतरे से अवगत है। वह अपने बंकर में वापस जाता है और खाली करने के लिए अपनी आपूर्ति पकड़ लेता है। फिर उसे महिला की चेतावनी याद आती है और निर्णय लेता है कि समुदाय को भी सचेत करना महत्वपूर्ण है। इसलिए वह क्रैकन प्रकार के राक्षस और खाली करने की आवश्यकता के बारे में एक विस्तृत चेतावनी पोस्ट करता है, लेकिन उसके पोस्ट को बमुश्किल कोई मिलता है। ध्यान पार्की को आश्चर्यचकित करता है कि क्या उसकी चेतावनी लोगों को बैठने और ध्यान देने के लिए पर्याप्त नहीं है।
वह अपनी बाहें फैलाता है और निर्णय लेता है कि यह खाली करने का समय है, क्योंकि वह बाहर जाने से पहले ही वह सब कुछ कर चुका है जो वह कर सकता है। वह सू से एक ट्रांसमिशन पकड़ता है जो पकड़ने की कोशिश करता है हमारे लड़के के साथ, लेकिन वह सामान्य बातचीत बंद कर देता है और उससे कहता है कि वह अपने जीप ट्रक को पकड़ ले और अपनी माँ को उसमें बिठा ले और जितनी जल्दी हो सके बाहर निकाल ले। दुर्भाग्य से उसने खबर दी कि उनकी कार खराब हो गई है और इंजन काम नहीं कर रहा है और वे इसमें फंस गए हैं। गंभीर चिंताएं पैदा होती है क्योंकि जिस इमारत में सू और उसकी माँ है वह क्रैकन प्रकार के राक्षस के रास्ते में उत्तर की ओर है। बचाव के लिए कोई समय नहीं है और राक्षस के उस ओर जाने के कारण पार की मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती है और जोखिम नहीं लेना चाहती है उसका अपना जीवन, या तो वह उन्हें दक्षिण की ओर जाने की सलाह देता है जहाँ तक वे मुकदमा कर सकते हैं। सहमत होती है और प्रसारण समाप्त होने से पहले वह उसे चेतावनी देती है कि कल भारी बारिश होने की उम्मीद है और उसे शुभकामनाएं देती है। इससे हमारे हीरो का दिल टूट जाता है कि इस सर्वनाशकारी दुनिया में भावनाएं उसे प्रभावित कर रही है। यह एक ऐसी विलासिता है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे एक समय याद है जब उसके दोस्त ने उसे छाता लेने की सलाह दी थी क्योंकि बारिश होने वाली थी। तभी उसने शिकारी बनने से इस्तीफा दे दिया था और उसका दोस्त शायद लड़ते हुए मर गया था। उस याद को ध्यान में रखते हुए पार्की बनाता है एक त्वरित निर्णय। उसने सू को रुकने और ट्रांसमिशन को नकाटने के लिए कहा। उसने उससे वादा किया कि वह 30 मिनट या उससे कम समय में वहां पहुंच जाएगा और उसे अपनी माँ के साथ तैयार होने और उसके लिए इंतजार करने का निर्देश देता है। वह जल्दी से सूची खोलता है जहां हथियार और अन्य सामान छिपाकर रखा गया है। उसे हथियारों की जरूरत है क्योंकि उसके घर और उस इमारत के बीच जहां वह माँ और बेटी रह रही है उत्परिवर्ती जंगली कुत्तों का एक झुंड रहता है। अगर वह उन तक जल्दी पहुंचना चाहता है तो उसे इन झोपड़ियों से गुजरना होगा। चक्कर लगाने की कोई जगह नहीं है, इसलिए वह पकड़ लेता है। उसकी बंदूक सीधे हल चलाने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने एटीवी पर चढ़ता है और सीधे उत्परिवर्ती कुत्तों के झुंड में घुस जाता है। एक हाथ पहिया पर रखता है और दूसरे हाथ से अपनी बंदूक पर निशाना लगाता है। वह उन्हें ऐसे नीचे गिराना शुरू कर देता है जैसे कि वे कार्निवल शूटिंग में सिर्फ तरबूज हों। खेल को वह इतनी सटीकता से मार रहा है कि ये राक्षस पानी के गुब्बारे की तरह अपना सिर खो रहे हैं। यह थोड़ा सा करतब दिखाने वाला कार्य है। हालांकि लक्ष्य करते समय सड़क पर नजर रखने की कोशिश करना सर्कस में मल्टीटास्किंग करने जैसा है। फिर वह अपने दिनों को प्रतिबिंबित करता है। शिकारी वह एक टीम का हिस्सा हुआ करता था जहां रोल आमतौर पर 3 में विभाजित होते हैं। सहायक व्यक्ति जो भारी हथियारों के साथ पीछे से दुश्मनों को भूनता है, स्पॉटर जो सामरिक सहायता और कवरिंग फायर के साथ मध्य सीमा से समन्वय करता है, और हमला करने वाला जो राक्षसों से निपटता है। अग्रिम पंक्ति में हमारा लड़का हमेशा अपने साथियों की मदद से राक्षसों को चीरता हुआ आक्रमण करता रहा है, लेकिन अभी वह अकेले उड़ान भर रहा है और उसे उत्परिवर्ती जंगली कुत्तों से बचाव और गति बनाए रखने दोनों की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। जैसे ही वह लक्ष्य भवन तक पहुंचने वाला होता है, उसे एक ऊपर बैठा प्राणी करीब से देखने पर उसे पता चलता है कि यह जंगली झुंड का नेता है। नेता चिल्लाते हुए राक्षसों की एक पूरी भीड़ को बुलाता है जो तुरंत उसके एटीवी को घेर लेती है। इसके बावजूद वह राक्षसों से बचने की कोशिश में बाएं और दाएं शूटिंग करता रहता है, लेकिन नेता और इसके गुर्गे अथक है और वह केवल अपनी पिस्तौल के साथ इतनी दूरी से नेता को नीचे नहीं गिरा सकता है। तभी एक जंगली कुत्ता उसके एटीवी पर पटक देता है जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे ही वह नियंत्रण पाता है, वह पीछे देखता है और महसूस करता है कि उत्परिवर्ती नेता अपने गुर्गों का उपयोग कर रहा है। उसके साथ खिलौना बनाकर उसे एक ट्विस्टेड शिकार में शिकार बनाया जा रहा है, जैसे कि मनुष्य जानवरों का शिकार कैसे करते हैं। नेता अपने झुंड के साथ एक कंठस्थ विदेशी भाषा में संवाद करता है और हमारे गो इस बात से अचंभित है कि यह जानवर कैसे अपने अधीनस्थों को चिल्लाने के साथ निर्देशित कर रहा है। लेकिन जैसे ही बीस्ट का आरोप है कि वह राक्षस में छेद करके आग खोल देता है, जबकि अपनी गति को बनाए रखते हुए वह अपनी दूसरी गन पर स्विच करता है और फिर से शूटिंग शुरू कर देता है। और कुछ तीखे मोड़ों के बाद वह कुछ कुत्तों को भगाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लीडर बीस्ट अभी भी जोश में है। पूंछ और उसके पास बारूद कम पड़ रहा है। जैसे ही एक और जंगली कुत्ता उस पर झपटता है, कहीं से एक विनाशकारी गोली चलती है जिससे जानवर का सिर उड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। यह रेबेका है जो अपने ईश्वरीय कटाक्ष कौशल के साथ एक बार फिर दिन बचा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम वह आदमी व्यर्थ ही चिंता कर रहा था, क्योंकि यह रेबेका का स्नाइपर क्षेत्र है। वैसे भी जैसे ही अधिक जंगली उत्परिवर्ती कुत्ते दिखाई देते हैं, वह रेबेका से हाथ मांगता है और वादा करता है कि वे 3 मिनट में काम पूरा कर देंगे। वह अपनी कुल हाड़ी से राक्षसों को खीरे की तरह काटना शुरू कर देता है। रेबेका ले लेती है, निशाना साधता है और अपने सामने मौजूद राक्षसों को नष्ट करना शुरू कर देता है। इस बीच लीडर बीस्ट ऊपर खड़ा होकर अपने गुर्गों को कीड़ों की तरह गिरते हुए देखता रहता है। वह स्पष्ट रूप से नाराज होता है, लेकिन जब हमारा लड़का उस पर नजर डालता है तो बीस्ट तेजी से छलांग लगाता है और गायब हो जाता है। माँ और बेटी ठीक समय पर आ जाती है और लड़की हमारे लड़के को दिल से गले लगाता है। वह उनसे कहता है कि उन्हें वहाँ से तेजी से निकलने की जरूरत है। वे एटीवी पर चढ़ते हैं और सूरज उगने के साथ दूर चले जाते हैं। सुंदर सूर्योदय से मंत्रमुग्ध छोटी लड़की खड़ी होती है और क्षितिज की ओर इशारा करती है, लेकिन ऐसा होता है वह चकाचौंध रोशनी सूर्य की नहीं है। यह वास्तव में एक क्रैकन प्रकार के राक्षस के मरते हुए अवशेष है जो इतनी दूरी से भी चमक रहे हैं। ऐसा लगता है कि राक्षस ने आखिरकार जश्न मनाने के लिए काम किया है। हमारा लड़का माँ और बेटी को एक फोटो के लिए पोज देने के लिए कहता है और वह तस्वीरें लेता है, पृष्ठभूमि में मर रहे राक्षस के साथ एक शानदार सेल्फी। जबकि हमारा लड़का तस्वीरें खींचने में व्यस्त है, कोई और भी उसकी तस्वीरें ले रहा है और इस आदमी के साथ एक महिला भी है।
लेकिन इससे पहले कि हम यह पता लगा सकें कि यह रहस्यमय व्यक्ति कौन है, दृश्य वापस आ जाता है। पार्की के बंकर में हम देखते हैं कि हमारे लड़के ने माँ और बेटी की तस्वीर सामुदायिक फीड में पोस्ट की है और उसे ढेर सारे लाइक और कुछ बहुत अच्छी टिप्पणियां मिलनी शुरू हो जाती है। फिर उसे इस धारावाहिक के डिफेंडर से एक अधिसूचना दिखाई देती है जिसने स्पष्ट रूप से अपनी एक और पोस्ट की है, पीड़ित ने पार्की को मार डाला है। यह देखने के लिए उत्सुकता से पोस्ट पर क्लिक करता है कि इस बार किस डिफेंडर को नीचे ले जाया गया है। यह एक क्रैकन डाइंग है और फोटो में एक हाथ अजीब तरह से परिचित लग रहा है। यह अंततः हमारे लड़के के दिमाग में क्लिक करता है कि यह वही स्थान है जहां वह था। माँ और बेटी की वह प्यारी तस्वीर ली और क्रैकन तस्वीर में हाथ छोटी लड़की सुखा है। तभी उसे डिफेंडर से एक संदेश मिलता है। जब वह इसे खोलता है तो उसे अपनी एक तस्वीर दिखाई देती है जो कि उसे देखे बिना ली गई थी। डिफेंडर पूछता है यदि फोटो में वह पार्की है तो पार्की ने डिफेंडर की पुरानी पोस्टों को देखते हुए तुरंत चीजों को एक साथ जोड़ दिया। वह शायद गुआंगो के पास रहता है, इसलिए यह सिर्फ एक संयोग है कि उन्होंने इस पर विचार करने के बाद एक दूसरे को पार कर लिया। पार्की ने इसे इनकार करने का फैसला किया और डिफेंडर को बताया कि फोटो में जो व्यक्ति है। डिफेंडर पार्की को झूठ बोलने से रोकने के लिए कहता है और दावा करता है कि उन्होंने सब कुछ पहले ही देख लिया है। वे क्रैकन चेतावनी के लिए उसे धन्यवाद देते हैं जिससे उन्हें जीवित रहने में मदद मिली और फिर वे पूछते हैं कि क्या पार्की दोस्त बनना चाहता है। हमें अभी तक नहीं पता है कि डिफेंडर एक है या नहीं, लड़का है या लड़की, लेकिन जब तक हमें स्कूप नहीं मिल जाता तब तक हम यही मानेंगे कि यह एक लड़का है। पार्की के आंकड़े बताते हैं कि डिफेंडर ने उसकी क्रैकन पोस्ट को पकड़ लिया होगा, भले ही उस पर बमुश्किल कोई दृश्य था। ऐसा लगता है कि उन दृश्यों में से एक उस समय के डिफेंडर पार्की का था। रेबेका से एक ट्रांसमिशन सुनता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। उसने खुलासा किया कि बहुत सारे लोग उनके क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह सुनकर पार्की ने उसे सावधान रहने के लिए कहा और ट्रांसमिशन को अच्छी तरह से काट दिया। यह उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अवांछित मेहमानों ने उनके क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। आप देखिए, पिछली बार उत्परिवर्ती कुत्ते के नेता के साथ कड़ी लड़ाई के बाद कुत्तों का युद्ध काफी कमजोर हो गया है और शरणार्थियों को पार्की के ठिकाने तक पहुंचने से प्रभावी ढंग से नहीं रोक सकता है। लेकिन अभी यह मुख्य समस्या भी नहीं है। असली मुद्दा यह है कि ये लोग ठीक बगल में डेरा डाले हुए हैं, जनरेटर का एग्जॉस्ट वेन जो आखिरी जगह है। पार्की चाहता है कि वह पार्की के बंकर का दिल बने। डीजल जनरेटर है जिसे कंकाल दिल के रूप में जाना जाता है। यह मशीनरी का एक विशाल टुकड़ा है जो पूरे भूमिगत तल को घेर लेता है और इसमें भारी बिजली उत्पादन होता है। लेकिन यह भी है, एक घर की चिमनी से बहुत अधिक मात्रा में धुआं निकलने से पता चलता है कि अंदर कोई खाना बना रहा है। यदि पार्की जनरेटर चलाता है और निकास शुरू हो जाता है तो शरणार्थियों को उसके बंकर के स्थान का पता चल जाएगा। लेकिन यदि वह कंकाल केंद्र को बंद कर देता है तो बंकर की शक्ति और इसे मिलने वाला घर जैसा आराम प्रचंड गर्मी में गायब हो जाएगा। अगर फ्रीजर में रखा खाना पिघल जाए और खराब हो जाए तो यह उसकी सावधानी पूर्वक रखी गई उत्तरजीविता योजनाओं को बर्बाद कर देगा। यह देखते हुए कि शरणार्थी रेडर्स के एक समूह की तरह नहीं लगते हैं, पार्की ने इसे हल करने का प्रयास करने का फैसला किया है। संवाद में सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति हर किसी को अपना आधार स्थापित करने के लिए कह रहा है। पार्की अपनी बंदूक के साथ आता है और उसे बताता है कि यह निजी संपत्ति है। वह सुझाव देता है कि यह सबसे अच्छा हो सकता है अगर हर कोई बुरे व्यक्ति की आंखों को पार्की की बड़ी राइफल पर केंद्रित कर दे। उसके पीछे की महिला चिल्लाकर कहती है कि संकट के समय इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसकी जमीन है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे चुप करा देता है और पार्की को चिंतन करने के लिए कहता है। वह कहता है कि वे अग्रणी टीम से है और यहाँ तक कि एक अग्रणी परमिट भी दिखा देता है। पार्की ऐसा सोचता है, पायनियरिंग कोर परिचित लगता है। उन्हें एक लेख याद है जिसमें उन्होंने समुदाय में देखा था कि सरकार ने शहरी पुनर्निर्माण के लिए लोगों के एक समूह को प्रमुख शहरों में स्थानांतरित कर दिया था। जब इसे काम नहीं बना तो तथाकथित अनावश्यक लोगों को पायनियरिंग के नाम पर बाहरी इलाकों में फेंक दिया गया था। कॉर्प में ज्यादातर वृद्ध लोग थे। संक्षेप में, नष्ट हुए शहरों में लोगों को समायोजित करने की क्षमता कम हो गई थी। जो पीछे रह गए थे उन्हें पायनियर होने की आड़ में बाहरी इलाके में फेंक दिया गया था। भले ही वे रेडर्स नहीं थे, फिर भी पार्की ने उन्हें बताया कि उनके पास 3 दिन है, सफाई करो और बाहर निकलो। बूढ़ा आदमी उत्तेजित हो जाता है और अपने राज्य द्वारा स्वीकृत लोगों पर जोर देता है। पार्की उसे याद दिलाता है कि जिस राज्य के बारे में वे बात कर रहे हैं वह अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए उन्हें कानून से चिपके रहने और यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 3 दिन बीत गए और अगले दिन डॉन्स में उनके जाने का कोई संकेत नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह मुख्यालय के आदेश के बिना नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आगे बताया कि यदि वे अपने निर्दिष्ट अग्रणी क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं तो उनके परिवारों के लिए राशन अभी भी मौजूद है। शहर काट दिया जाएगा, वे बस कुछ हफ्तों के लिए रहना चाहते हैं। तभी एक वृद्ध महिला आती है और भीख मांगना शुरू कर देती है। वह विनती करती है कि यहाँ हर कोई एक दुर्भाग्यपूर्ण आत्मा है जिसे उनके परिवारों ने उनकी उम्र के कारण छोड़ दिया है और देश द्वारा निष्कासित कर दिया गया है। वह जोर देकर कहती है कि उनका मतलब है कोई नुकसान नहीं और यहाँ तक कि सद्भावना के संकेत के रूप में पार्की के हाथ में कुछ भी देता है। अंततः पार्की उनकी मांगों को मान लेता है। उसका बंकर अब बहुत गर्म और आर्द्र है और वह समझ नहीं पा रहा है कि क्या किया जाए। वह उन सभी को मारने पर भी विचार करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। वह बिना किसी कारण के निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए वह कुछ पता लगाने की उम्मीद में अपने लैपटॉप की ओर मुड़ता है। वह चिरायु सर्वनाश समुदाय पर पोस्ट करता है और अपनी दुर्दशा समझाता है कि कैसे वह जनरेटर का उपयोग नहीं कर सकता है क्योंकि बाहर के शरणार्थियों के कारण पहले तो प्रतिक्रियाएं बहुत कम होती है। लेकिन तब डिफेंडर ने पार्की को याद दिलाते हुए एक संदेश भेजा कि ये लोग संभावित लुटेरे हैं। यदि उनकी आपूर्ति बंद हो गई तो वे संभवतः पहले उसके पीछे आएंगे और उसे मारने में संकोच नहीं करेंगे। डिफेंडर ने पार्की को सलाह दी कि वह अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए पहले हमला करे। पार्की भी नहीं है। इस प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित हूँ क्योंकि यह डिफेंडर जैसे किसी व्यक्ति से काफी विशिष्ट है, लेकिन जितना
जितना वह इसे स्वीकार करने से नफरत करता है, उतना ही वह कुछ हद तक डिफेंडर से सहमत है। फिर भी उसे कुछ दिनों बाद कोई भी कार्रवाई करने से पहले उन पर थोड़ी देर नजर रखनी होगी। पार्की की मुलाकात होती है। जब वे चैट कर रहे थे तो फोरम के एक लड़के से बात हुई। पार्की ने बताया कि यह लड़का काइल है, जो विविया एपोकैलिप्स के दुर्लभ सामान्य उपयोगकर्ताओं में से एक है। काइल ने उल्लेख किया कि उसे पास के एक पहाड़ में कुछ दिलचस्प मिला, इसलिए पार्की ने अंततः वहां पहुंचने पर इसकी जांच करने का फैसला किया। काइल जिस स्थान पर एक टैंक जैसी चीज की ओर इशारा करता है, पार्की को इसे कैप्सूल के रूप में पहचानने में देर नहीं लगती है, या जैसा कि वह कहता है कि यह चीज उनका अंडा है। हम अभी भी अंधेरे में हैं कि यह अंडा वास्तव में किसका है, और अध्याय अचानक समाप्त हो जाता है। इस अजीब नोट पर